देखिए भाई, तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक के सेशन में हम लोगों ने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना सीख लिया। रिलेशनशिप लाइक अगर आप हाइबरनेट के अंदर इज ए रिलेशन बनाते हैं या हैज़ अ रिलेशन बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से रिलेशन हमारे पास होते हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मेनी। मेनी टू मेनी के बारे में अभी नहीं बताया, बट वन टू वन, वन टू मेनी वाला कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। तो और भी रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं सोच रहा था हाइबरनेट ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, और ये जो कुछ टॉपिक हैं हाइबरनेट का जो हमें पता होना चाहिए, जैसे हाइबरनेट की क्वेरी लैंग्वेज कैसे होती है, जिसको हम एचक्यूएल बोलते हैं, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। हाइबरनेट की क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज या प्रोजेक्शन या हाइबरनेट कैसे, ये 3-4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमें इसे कवर करना है। ठीक है, मतलब एचक्यूएल पढ़ना है, एचसीक्यूएल पढ़ना है, प्रोजेक्शन पढ़ना है, हाइबरनेट कैशिंग मैकेनिज्म पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हाइबरनेट के एचक्यूएल से। एचक्यूएल पढ़ना है हमें हाइबरनेट के अंदर। तो क्वेश्चन है कि हाइबरनेट के अंदर एचक्यूएल होता क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एचक्यूएल। देखिए हाइबरनेट ऐसा है ना कि हाइबरनेट में अगर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, बट एसक्यूएल क्वेरी हाइबरनेट में यूज करोगे तो इससे हमारा कहीं ना कहीं, हाइबरनेट में अगर एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हो तो दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस स्पेसिफिक होता है। तो जिस डेटाबेस के लिए आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखी होगी, वो उसी के स्पेसिफिक होगा, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं प्रोग्राम में डिपेंडेंसी आएगी, प्रॉब्लम आएगा, राइट। कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे। तो इसीलिए हमें एच हाइबरनेट वालों ने एसक्यूएल यूज करने का सलाह नहीं दिया, उन्होंने हमें एचक्यूएल यूज करने का सलाह दिया, जिसको हम बोलेंगे हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, जिस तरह से हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज होता है हाइबरनेट वालों का, ऐसे ही जब आप जेपीए पढ़ने बैठते हो और जेपीए पढ़ते हो, तो जेपीए के अंदर भी एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जे पी क्यूएल, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना। तो जैसे हाइबरनेट वालों का एचक्यूएल है, ऐसे ही जावा परसिस्ट यानी कि जेपीए वालों का जेपीक्यूएल है। एसक्यूएल तो हमें यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, पर हम जेपी पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीधे एचक्यूएल की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन ये है कि एचक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। एचक्यूएल का फुल फॉर्म है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो जब हम हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि क्यों भाई, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, जरूरत क्या है। तो जरूरत कुछ इस प्रकार है कि जैसे मुझे मान लीजिए कि हाइबरनेट में क्वेरी लिखने की जरूरत पड़ गई, चाहे इंसर्ट की, चाहे अपडेट की, चाहे डिलीट की, चाहे फेच करने की, कुछ भी करने की जरूरत पड़ गई। तो क्वेरी कैसे लिखा जाए। तो हाइबरनेट वालों ने क्वेरी को लिखने के लिए क्वेरी नाम का इंटरफेस दिया। किस नाम का इंटरफेस दिया? क्वेरी इंटरफेस। तो जो क्वेरी इंटरफेस है, ये क्वेरी इंटरफेस का जो एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे हाइबरनेट के अंदर किसी भी टाइप की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइबरनेट क्वेरी। So the object of Hibernate query can be obtained in so many ways, क्योंकि ये क्वेरी जस्ट लाइक अ रिजल्ट सेट जो जेडीबीसी में होता था। तो क्वेरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम हाइबरनेट के ऊपर जब क्रिएट क्वेरी मेथड चलाते हैं, नहीं हाइबरनेट नहीं, सेशन के ऊपर जब क्रिएट क्वेरी मेथड चलाते हैं, तो या क्रिएट क्राइटेरिया क्वेरी भी चला सकते हो। तो क्राइटेरिया क्वेरी से एचक्यूएल का ऑब्जेक्ट आ जाता है, बट आप क्रिएट क्वेरी मेथड ही यूज करिए। तो क्रिएट क्वेरी मेथड चलाने पे, क्वेरी के क्रिएट क्वेरी मेथड चलाने पे आपको क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलके आ जाएगा। क्वेश्चन है कि क्वेरी क्यों हम निकालेंगे भाई क्वेरी, और क्यों क्वेरी हम यूज क्यों करेंगे। हमारे पास डेटाबेस से डेटा लेने के लिए तो गेट मेथड या लोड मेथड तो ऑलरेडी है ही। देखिए गेट या लोड मेथड से जो डेटाबेस से आप डेटा निकाल रहे थे, जैसे मुझे याद है यहाँ पे हम लोगों ने डेटा निकाला था इस एग्जांपल में, गेट या लोड मेथड से हम लोगों ने डेटा निकाला था। तो गेट या लोड मेथड से आप एक बार में एक डेटा निकाल सकते हो भाई, एक डेटा लोड करा सकते हो, एक डेटा गेट करा सकते हो, राइट। लेकिन मेरे पास डेटाबेस में अगर बहुत सारा डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है, और मुझे निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो मैं इसी पैकेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम एचक्यूएल रख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे, ताकि मुझे दोबारा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे जाके मैं जो ये ऐप 2 वाली क्लास है, ऐप 2 वाली क्लास में यहाँ पे ये देखिए गेट या लोड मेथड आप चला रहे हो ना, तो गेट या लोड मेथड जब आप चलाते हो तो एक डेटा फेच करके लाते हो ना डेटाबेस से। तो सेशन के ऊपर अब हम एक डेटा नहीं फेच करेंगे, हम सेशन के ऊपर कौन सा मेथड चलाएंगे? सेशन के ऊपर मेथड चलाएंगे क्रिएट 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 क्वेरी। दिख रहा है क्रिएट क्वेरी? ये क्रिएट क्वेरी मेथड ओवरलोडेड मेथड है। देखिए इसमें स्ट्रिंग टाइप की एसक्यूएल क्वेरी भी जा सकती है, अलग अलग तरह की क्वेरी, क्राइटेरिया क्वेरी भी जा सकती है। तो जब हम क्रिएट क्वेरी मेथड चलाएंगे इसका सेशन का, तो क्रिएट क्वेरी मेथड हमें क्या रिटर्न करके दे देगा? क्रिएट क्वेरी मेथड हमें रिटर्न करके दे देगा, यार इसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्यों? कंट्रोल 1 करूँ, नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, क्रिएट क्वेरी मेथड जो है हमें क्वेरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। क्वेरी इंटरफेस कौन सा हमें यूज करना है? हाइबरनेट वाला क्वेरी, ठीक है, हाइबरनेट वाली क्वेरी को यूज करना है। ये क्वेरी हमें रिटर्न करके देता है। जब सेशन के ऊपर क्रिएट क्वेरी मेथड चलाते हो, अब ये डिप्रिकेटेड है, ठीक है ना, बट ठीक है, मान लीजिए इसको आपने चलाया तो आपको क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलके आ गया। ठीक है भाई, परफेक्ट है, आ गया क्वेरी का ऑब्जेक्ट। तो क्वेरी के एक ऑब्जेक्ट से हम करेंगे क्या? भैया क्वेरी के एक ऑब्जेक्ट से आप एचक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। आप हाइबरनेट की खुद की क्वेरी लैंग्वेज को उसके अंदर यूज कर सकते हो। यानी कि जो क्रिएट क्वेरी मेथड है, इसके अंदर यहाँ पे आप हाइबरनेट की क्वेरी, खुद का क्वेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो देखिए हाइबरनेट क्या कहता है? हाइबरनेट ये कहता है कि आप जब भी कोई ओआरएम बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस ओआरएम एप्लीकेशन के अंदर आप एसक्यूएल ना यूज करिए। क्योंकि अगर आप एसक्यूएल यूज करोगे, तो अगर मान लीजिए माई एसक्यूएल के लिए मैंने एसक्यूएल यहाँ लिख दिया, तो ओरेकल के लिए वो एसक्यूएल क्वेरी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पता ही है एसक्यूएल का ड्रॉबैक क्या है। एसक्यूएल हर डेटाबेस का अपना खुद का होता है, ठीक है। हर डेटाबेस के लिए एसक्यूएल क्वेरी जो होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अगर आप एसक्यूएल क्वेरी इसके अंदर यूज कर लोगे, तो एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस स्पेसिफिक हो जाएगी, डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाएगी, और उसको वो उतना ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं होगा। लिखोगे तो यार उसको चलाने के लिए आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, क्वेरी याद भी करनी पड़ेगी। तो हाइबरनेट ने कहा कि इस तरह से अगर डिपेंडेंसी नहीं चाहते हो, तो आप क्या यूज करो? आप एचक्यूएल यूज करो। क्या यूज करो? एचक्यूएल। तो एचक्यूएल के स्टैंड फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि हाइबरनेट वालों ने डेटाबेस में क्वेरी को चलाने के लिए अपनी खुद की लैंग्वेज दिया। तो क्वेश्चन है कि हमें एचक्यूएल क्यों दिया और एचक्यूएल क्यों यूज करना चाहिए? तो एचक्यूएल अगर आप यूज करोगे, तो एचक्यूएल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भैया एचक्यूएल जो है वो डेटाबेस से स्पेसिफिक नहीं होता है। हाँ, वो हाइबरनेट की स्पेसिफिक होगा, है ना, वो हाइबरनेट ओआरएम पे ही चलेगा, बट ये है कि उसको जितने भी वेंडर्स हैं, सारे वेंडर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एचक्यूएल जो होगा वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो अगर ब्राउजर में जाके आप एचक्यूएल के बारे में सर्च करोगे कि एचक्यूएल क्या होता है और ये क्या करता है, तो यही सारी चीज़ें निकल के आएंगी, एचक्यूएल इन हाइबरनेट, ठीक है। तो देखिए एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज फॉर द हाइबरनेट फ्रेमवर्क। क्या है भाई? एचक्यूएल इज वेरी सिमिलर टू द एसक्यूएल, बस एस्पेक्ट दैट यूजेस द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द टेबल नेम। मतलब एचक्यूएल का अपना खुद का सिंटैक्स है, एचक्यूएल का अपना खुद का सिंटैक्स है, ये डेटाबेस के टेबल पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं रखता है, और यहाँ पे टेबल का नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ द टेबल नेम हमें क्या देना पड़ता है? हमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, परसिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, जिस परसिस्ट ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है, जिस परसिस्ट ऑब्जेक्ट में डेटा सेव करना है। तो ये क्या करता है? ये हमारा दैट मेक्स टू मोर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है इससे, और प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बेटर कर पाता है। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट एचक्यूएल। तो एचक्यूएल जो होता है वो भी इंटरनली मेमोरी में कहीं ना कहीं हमारी एचक्यूएल को एसक्यूएल में तो कन्वर्ट करता ही होगा, काम तो उसी तरह से होता होगा।
बट फिर भी जो हाइबरनेट है वो हमें सजेस्ट करता है कि आप एचक्यूएल यूज करो। क्यों यूज करो? क्योंकि एचक्यूएल डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एचक्यूएल जो है वो पॉलीमॉर्फिक क्वेरी को सपोर्ट करता है एंड टाइप सेफ होता है, ठीक है ना? और ये पोर्टेबल होता है एंड इजी फॉर द लार्जर फॉर द इजी टू लर्न फॉर द प्रोग्रामर है ना? प्रोग्रामर को पढ़ना भी इसके लिए आसान होता है, ठीक है? और जब कभी आप एचक्यूएल को यूज करते हो तो उस केस में आपका क्वेरी इंटरफेस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एचक्यूएल को एग्जीक्यूट कराने में और रन कराने में, ठीक है? तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं लाइक फ्रॉम, सेलेक्ट, वेयर आर नॉट केस सेंसिटिव इन एचक्यूएल। ये आप यूज करना चाहो तो कर भी सकते हो। और टेबल का नाम एंड कॉलम आर केस सेंसिटिव इन एचक्यूएल। टेबल के जो नाम और कॉलम होते हैं ये केस सेंसिटिव भी होते हैं एचक्यूएल के अंदर, ठीक है ना? खैर यहाँ पे हमें टेबल का नाम के साथ तो उसको यूज करना ही नहीं है। So there are many SQL clauses available in interact in the relation to the database, जैसे from clause, select clause, where clause, order by, upload, delete, insert, इस तरह के अलग अलग तरह के clause जो है आप लगा सकते हैं। तो SQL वालों का अपना यानी कि हाइबरनेट वालों का अपना खुद का SQL का सिंटैक्स होता है। तो SQL हमें क्यों यूज करना चाहिए और किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, क्या फायदा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या फायदा है भाई? डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट करता है पॉलीमॉर्फिक क्वेरी, इजी टू लर्न फॉर द प्रोग्रामर। यार ये इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में तो लगभग एक ही बात लिखी हुई थी। सब लोग एक दूसरे का कॉपी कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो एक ही बात लिखी हुई है, एक ही चीज है। तो नहीं, आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एचक्यूएल आता है? बोलोगे हाँ। बोलेंगे होता क्या है? बोलोगे सर हाइबरनेट की जैसे जावा में सर जैसे जैसे एसक्यूएल होता है ना सर, जैसे जैसे नॉर्मल जेडीबीसी में एसक्यूएल क्वेरी को चलाने के लिए एसक्यूएल होता है, ऐसे हाइबरनेट में एचक्यूएल होता है। हाइबरनेट वालों ने एचक्यूएल नाम का कंसेप्ट दिया है कि आप एचक्यूएल यूज करिए। तो कहेगा कि हाइबरनेट का एचक्यूएल क्यों यूज करें, एसक्यूएल क्यों ना यूज करें? तो इसका आंसर है कि सर जो एसक्यूएल होता है वो डेटाबेस डिपेंडेंट होता है और जो एचक्यूएल होता है वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? और सर जो एसक्यूएल होता है वो पॉलीमॉर्फिक क्वेरी का सपोर्ट नहीं करता और टाइप सेफ नहीं होता है, बट एसक्यूएल होता है सर। और एसक्यूएल को थोड़ा-सा पढ़ना समझना कठिन भी होता है सर, क्योंकि एसक्यूएल जब हम यूज़ करते हैं तो नॉर्मल एसक्यूएल को तो सबको यूज़ करना आता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। बट जब कभी-कभी बड़ा-बड़ा ऑपरेशन, जॉइन वाइन ऑपरेशन लगाना पड़ता है तो बड़ा कठिन हो जाता है ना? तो उस तरह से क्वेरी को हैंडल करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। बट जब किसी को आता है तो आसान ही है यार, किसी को आता है तो मैं नहीं कहूँगा उतना कठिन है। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल फास्टर भी होता है, नहीं कहीं न कहीं, इतना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एसक्यूएल तो एसक्यूएल में ही कन्वर्ट होगी ना, तब तो चलेगा। बट हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज़ कहते हैं एसक्यूएल बेटर है ना? बट मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस जो है एसक्यूएल का ही और बेटर होना चाहिए, एसक्यूएल का नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे होता होगा भाई इंटरनली। इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप, है ना, एक टेबल से एसक्यूएल से भी डेटा फेच करो और एचक्यूएल से भी डेटा फेच करो, टाइम वाइम लगा के देखो, पता चलेगा कि क्या है। हुँ, लगा सकते हैं, देख सकते हैं। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एचक्यूएल को यूज़ करने का जो सबसे बड़ा कांसेप्ट है वो पिक्चर में क्यों आया और हाइबरनेट ने एचक्यूएल का कांसेप्ट क्यों दिया? क्योंकि देखो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करें, डेटाबेस से डील करें, कॉलम से डील करें। हम तो अपने क्लास और ऑब्जेक्ट से डील करना चाहते हैं। मेरे पास कोई क्लास हो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो रहा हो और वही ऑब्जेक्ट हम फेच कर रहे हों। हम तो ऑब्जेक्ट और क्लास से डील करना चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर के लिए, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर को एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एचक्यूएल। एचक्यूएल जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर को एक अट्रैक्शन देता है एंड यूजर को, कि वो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द टेबल नेम एंड द कॉलम नेम एंड मेनी मोर थिंग्स, यू कैन जस्ट रिमेंबर योर ऑब्जेक्ट, कि भाई आपका परचेस क्लास कौन सी थी। ओके, ये परचेस क्लास था, उसके अंदर कौन सा, क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स थे, तो आपको उससे मतलब होना चाहिए और उसी को ही मैप करके इसको बनाया गया है। और इवन इसका सिंटैक्स भी कुछ इसी तरह से है।
अब जैसे मान लीजिए आप एचक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हो, तो एचक्यूएल का सिंटैक्स क्या है? अब नॉर्मली अगर आपको सेलेक्ट क्वेरी चलाना है डेटाबेस से, तो एसक्यूएल का सिंटैक्स क्या होता है? एसक्यूएल का सिंटैक्स होता है, आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी टेबल नेम होगा आप लिखोगे। बट वहीं पे एचक्यूएल का सिंटैक्स क्या है? तो ये सेलेक्ट स्टार तो आपको लगाना नहीं है, सीधे लिख देना फ्रॉम, और टेबल नेम नहीं लिखना है। टेबल नेम की जगह पे आप अपनी पर्सिस क्लास का नाम लिख दीजिए। आपकी पर्सिस क्लास का नाम क्या है? पर्सिस क्लास का नाम है मान लीजिए ईएमपी। ईएमपी के लिए आपने डेटा स्टोर करा डेटाबेस में, राइट? तो था, तो बस उसे लिख देना है। तो आपको ये क्रिएट क्वेरी के अंदर सीधे आपको लिखना है फ्रॉम, और यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय। बस यही एसक्यूएल है, बस यही एसक्यूएल का सिंटैक्स है। देखो ना, देखो ना आप, हर जगह में आप देखोगे, देखो फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट्स इट। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय यही इसका सिंटैक्स है। फ्रॉम लिखा, अपने पर्सिस क्लास का नाम दे दिया, हो गया। लेकिन ये जो फ्रॉम एम्प्लॉय लिखोगे, ये डबल कोड में स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये लिखा कहाँ जाएगा? ये लिखा जाएगा आपकी क्रिएट क्वेरी मेथड के अंदर। अब ये क्रिएट क्वेरी मेथड कहाँ पे लिखा जाता है? क्रिएट क्वेरी मेथड सेशन के ऊपर कॉल होता है, और क्रिएट क्वेरी मेथड क्या रिटर्न करता है? क्वेरी रिटर्न करता है। अब ये क्वेरी क्या है? क्वेरी जस्ट लाइक रिजल्ट सेट भाई। जैसे जैसे जेडीबीसी में आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते थे, तो उससे डेटा फेच होके आता था, तो उसको रिजल्ट सेट में होल्ड करके रखते थे। ऐसे ही क्रिएट क्वेरी मेथड चलाने से जो डेटा फेच होके आता है, उसको आप क्वेरी में रख। तो क्वेरी एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। यहाँ सेशन भी एक इंटरफेस है, तो सेशन की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आया ना, उसी तरह से यहाँ पे क्वेरी इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, जब आपने क्रिएट क्वेरी मेथड चलाया। अब जो क्रिएट क्वेरी मेथड है भाई, ये ओवरलोडेड है, ये ओवरलोडेड है। आप यहाँ सेशन के ऊपर क्रिएट क्वेरी जब आप चला रहे हो, क्रिएट क्वेरी चला रहे हो, देखो इसके अंदर आप क्राइटेरिया डिलीट पास कर सकते हो, क्राइटेरिया क्वेरी पास कर सकते हो, क्राइटेरिया अपडेट पास कर सकते हो, और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। स्ट्रिंग के साथ आप अपनी क्लास का भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना? और भी बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं, और भी मेथड दिए गए हैं, इसको आप चलाइए। अब फिलहाल ये डिप्रिकेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हमने ये चला लिया। तो कितना आसान है भाई, यही एचक्यूएल का सिंटैक्स है। फ्रॉम लिख दिया, टेबल का नाम लिख दिया। सर और कोई, मतलब टेबल का नाम नहीं, ये पर्सिस क्लास का नाम है। तो एक एंड यूज़र को, एक डेवलपर को, जैसे हमारे जैसे आप जैसे डेवलपर जिसको टेबल का आइडिया नहीं है, कॉलम का आइडिया नहीं है, इसको आता ही नहीं है, तो फ्रॉम और उसके बाद अपनी पर्सिस क्लास का नाम इतना तो लिख ही सकता है भाई। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो डेवलपर है ही ना, उसको अपनी पर्सिस क्लास के बारे में आइडिया है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए डेटा स्टोर करने वाला बंदा कोई और है, और फेच करने वाले आप हो, आपको पर्सिस क्लास के बारे में पता नहीं है, तो आप पर्सिस क्लास उससे जाके पता करो कि आखिर वो पर्सिस क्लास कौन-सी है भाई जिसके थ्रू ये मैपिंग हुई है। तो उसके लिए आप अपनी पर्सिस क्लास बनाओगे अलग से। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी डेटा इंसर्ट भी कर रहा हूँ, और फेच भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास पर्सिस क्लास यहाँ पे पड़ा हुआ है। हुँ, और मेरी पर्सिस क्लास शायद ये कैसे लिखी गई है, उससे लिखी गई है एचबीएम बना के, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी पर्सिस क्लास ज़रूर बनाओगे, पर्सिस क्लास आपके पास होना चाहिए। तो चूँकि मेरा बना-बनाया एग्ज़ाम्पल था, पहले से ही आप पढ़ रहे हो, लगातार देख रहे हो, तो इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आया ना, क्रिएट क्वेरी मेथड क्या करेगा? क्वेरी इंटरफ़ेस का ऑब्जेक्ट दे देगा, क्वेरी इंटरफ़ेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। अब ये जो फ्रॉम आपने पर्सिस क्लास का नाम लिखा ना भाई, तो ये जाएगा, क्रिएट क्वेरी मेथड इंटरनली हमारी पर्सिस क्लास को देखेगा, और पर्सिस क्लास के लिए जितने भी डेटा मेंबर होंगे, उनके लिए मेमोरी में एसक्यूएल ही चलेगा। बट एक एंड यूज़र को एचक्यूएल मिल गया, तो एंड यूज़र को तो एक अट्रैक्शन मिल गया ना, उसको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ना उसको टेबल नेम याद करना है, ना एसक्यूएल के सिंटैक्स के बारे में चिंता करना है। उसको तो बस एसक्यूएल के बारे में चिंता करना है कि एचक्यूएल के बारे में चिंता करना है। एचक्यूएल ऐसे-ऐसे लिखा जाता है, बस काम खत्म, है ना? फ्रॉम ईएमपी लिख दिया, काम हो गया। अच्छा जी। तो इतना लिखने से जो डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, क्वेरी के पास आ जाएगा। अब क्वेरी से अगर मुझे वो सारा डेटा एक-एक करके निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये भी क्वेश्चन है कि क्वेरी से वो सारा डेटा कैसे निकल के आएगा? ये क्वेश्चन है भाई।
तो क्वेरी से वो सारा डेटा निकालने के लिए क्वेरी का ही कुछ मेथड होता होगा भाई। क्वेरी का ही मेथड होता है लिस्ट, क्वेरी का ही मेथड है गेट रिजल्ट लिस्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। तो आप क्वेरी का लिस्ट मेथड चला दीजिए, गेट रिजल्ट लिस्ट मेथड चला लीजिए, और बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड हैं, इनको चला लीजिए। बट मैं लिस्ट ही मेथड चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लिस्ट मेथड क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा यहाँ से हमें रिटर्न कर देगा लिस्ट। अब देखो जिसको पता है लिस्ट, लिस्ट जिसको पास आ गई, लिस्ट का मतलब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर जो भी है। अब देखो हमें ये पता है कि फ्रॉम एम्प्लॉय से जो हमारा रिकॉर्ड आएगा वो एम्प्लॉय टाइप का आएगा। तो हम चाहें तो क्वेरी को जेनरिक भी बना सकते हैं भाई। ऐसे क्वेरी के आगे हम एम्प्लॉय जेनरिक लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब लिस्ट में डेटा हम लेके आ रहे हैं तो इसको भी हम ऐसे जेनरिक लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लगा सकते हैं जेनरिक, ठीक है। देखो अगर आपको लेमडा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस वगैरह सब आइडिया है तो यहाँ पे यूज़ करो, क्योंकि उसी का ही आगे खेल होता है। लोग बाग तो उसी को ही यूज़ करते हैं भाई, है ना। और आप, अगर आप यूज़ करोगे तो आप तो बस पुराना तरीका यूज़ करोगे। लिस्ट आ गया तो लिस्ट के ऊपर आप इटरेटर चलाओगे, है ना। और लिस्ट डॉट इटरेटर चलाओगे, ठीक है। और इटरेटर चला के आप इटरेटर का ऑब्जेक्ट होल्ड करोगे। और इटरेटर के ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक सेकंड भाई। हम्म, ओके, किसी का मैसेज आ रहा था वो मैं देख रहा था। लिखा था कि सर आई वांट टू लर्न ओनली फ्रॉम यू। ओके, ग्रेट। ठीक है। सो तो तो भाई इटरेटर को चला के मेरे पास इटरेटर का ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब इटरेटर के लिए हम वाइल लूप चला सकते हैं। हम वाइल लूप चला देंगे। अब देखो वाइल लूप, जब आप वाइल लिख के एंटर मारोगे तो अपने आप इटरेटर, इनोमरेशन, इन सब का वाइल लूप आ जाता है। तो इटरेटर का वाइल लूप अपने आप आ गया। अब इटरेटर का वाइल लूप आ गया तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के अब आप इम्प्लॉय का जो अलग अलग तरह का डेटा है, लाइक जैसे उसकी नेम हो गया, उसकी आईडी हो गई, या जो भी डेटा होगा सब निकाल सकते हो। मैंने बस नेम निकाला, या आईडी भी निकालना चाहते हो तो आईडी भी निकाल लो भाई। दो ही डेटा इसके पास है, आईडी और नेम। तो गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय नेम, तो इस तरह से आप डेटा निकाल सकते हो। यही हमारा एचक्यूएल है भाई। पता है, अगर आप अगर आप अभी इस मतलब दौर में जी रहे हो जहाँ पे जावा का 21 वर्जन चल रहा है मार्केट में, देख रहे हो यार, ये सेलेक्ट क्या हो गया भाई, डेटा है ही नहीं क्या डेटाबेस में। अभी तो टेबल क्रिएट हुआ है भाई, डेटा ही नहीं है डेटाबेस में। तो मुझे लग रहा है डेटा तो डालना पड़ेगा ना भाई डेटाबेस में। तो पहले ये वाला प्रोग्राम चला दीजिए जिससे डेटा चला जाए डेटाबेस में। एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं। शायद डेटाबेस से डेटा मैंने उड़ा दिया होगा, इसलिए रिकॉर्ड नहीं आया। तो एक डेटा इंसर्ट हो गया और दूसरा डेटा इंसर्ट करा देते हैं, तो दो डेटा इंसर्ट हो जाएगा ना। दो डेटा इंसर्ट कर दिया, ऐसे 2000 डेटा इंसर्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। और अब आप ऐप 2 वाली क्लास को रन करिए दोबारा, इसीलिए वो टेबल वेबल क्रिएट हुआ था, शायद टेबल भी नहीं क्रिएटेड था। देख रहे थे आप, तो टेबल क्रिएट वेट सब हुआ है अभी, ठीक है भाई। बट ठीक है, देखिए हमारे पास बाबा, उसकी आईडी, जावा, उसकी आईडी, ऐसे 2000 डेटा होगा तो आपके पास डेटा फेच होके आ जाएगा। और उसके पीछे देखो ये सेलेक्ट क्वेरी भी चल रही है, सब कुछ इंटरनली एसक्यूएल चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब जब एचक्यूएल एसक्यूएल को ही यूज करता है तो एसक्यूएल तो और फास्ट होगा ना भाई। लेकिन परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ये करते हैं इंटरनली, क्या करते हैं वो उनका हेडक है। फिलहाल हमें तो एचक्यूएल यूज़ करना है। मैं आपको ये कह रहा था बात भाई, कि ये जो आप काम कर रहे हो, ये जो आप इतना भयंकर लॉजिक लिख रहे हो और ये सब ताम झाम कर रहे हो, ये कोई करता नहीं है भाई। अगर आप ये 10 लाइन का कोड, ये जो इतने लाइन का कोड लिख रहे हो, इसको और आसान कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना है हमें। और ये कंसेप्ट यूज़ नहीं करना है। हमें सीधे जो है हमें सीधे जो है लिंक, हमें जो है हमें इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस इटरेटर, इसके जगह पे हमें फॉर ईच यूज़ करना है, लेमडा यूज़ करना है, स्ट्रीम एपीआई यूज़ करनी है।
और जब इस तरह से चीज़ें यूज़ करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली, अगर आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू ने आपसे वो क्वेश्चन दे दिया और इस तरह के आपने उस तरह से इसका आंसर लिख दिया ना भाई, तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा आपको। इसका मतलब आपको जावा 8 का नॉलेज ही नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको जावा 8 लैम्ब्डा एक्सप्रेशन स्ट्रीम एपीआई का प्रैक्टिस करना है, और जहाँ पे भी कलेक्शन आ जाए, जहाँ पे लिस्ट विस्ट आ जाए, उसको इटरेट करने के लिए उसी का ही कंसेप्ट यूज़ करना है। तो अभी हम लिस्ट के ऊपर क्या चलाएंगे? लिस्ट के ऊपर चला देंगे भाई फॉर ईच। ठीक है? और फॉर ईच के अंदर यहाँ पे सीधे करेंगे कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी यहाँ टी लिखा है ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे पास कर देंगे टी। तो ईच डेटा ऑफ दिस टी गोइंग टू स्टोर हियर इन द टी। तो टी के ऊपर चाहो तो गेट आईडी लिख दो, और प्लस टी के ऊपर चाहे तो टी डॉट गेट नेम लिख दो। देखो कितना आसान है। फॉर ईच यूज कर लिया कि नहीं यूज कर लिया, काम आसान हो गया। तो भैया काम को थोड़ा सा जल्दी और काम को थोड़ा फास्ट करो। जो काम अभी आज 4 लाइन 5 लाइन में लिख रहे थे, वो काम फॉर ईच के थ्रू देखो लेमडा लगा के कितना जल्दी हो गया। यहाँ मैं लेमडा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आप पढ़िए अपना, देखिए कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है? बट काम देखो कितना आसान हो गया, ये समझाया जा रहा है आपको। ठीक है? एक ही लाइन में आ भी गया डेटा, एक लाइन में डेटा आ गया। वो पुराना अप्रोच था जो आप लोग यूज़ करते थे। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। और भी तरीके, अब इसके अंदर फ़िल्टरिंग, रिड्यूसिंग, मैपिंग, जो भी दुनियादारी है सब आप कर सकते हैं, अगर आपको ये लैम्ब्डा वगैरह का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो। तो भाई ये बात समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहानी होती है, कैसे-कैसे कहानी होती है? हाँ सर। अभी आपको यहाँ पे हमने क्या बताया? एचक्यूएल का कंसेप्ट बताया, और एचक्यूएल में बस आपने फ्रॉम लगा के डेटाबेस से डेटा निकाल लिया। लेकिन भाई क्या हमारे पास क्वेरी इंटरफ़ेस के पास क्या यही मेथड है? नहीं, क्वेरी इंटरफ़ेस के बहुत सारे मेथड हैं। तो क्वेरी इंटरफ़ेस के कौन-कौन से मेथड्स हैं, पहले ये जानना है। तो आप गूगल करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मेथड ऑफ क्वेरी इंटरफ़ेस। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्वेरी इंटरफ़ेस के अंदर कौन-कौन से मेथड हैं और कौन-कौन सी क्वेरी आप चला सकते हो। क्वेरी इंटरफ़ेस हाइबरनेट। तो आपको क्वेरी इंटरफ़ेस के सारे मेथड्स यहाँ पे पता चल जाएगा। ये क्वेरी इंटरफ़ेस है। तो क्वेरी इंटरफ़ेस जो है, उसके मेथड हैं लाइक एग्ज़ीक्यूट, अपडेट भी कर सकते हो इसके थ्रू, लिस्ट मेथड चला सकते हो, सेलेक्ट फर्स्ट रिज़ल्ट निकाल सकते हो, मैक्स रिज़ल्ट निकाल सकते हो, पैरामीटर सेट कर सकते हो, अब तो ये सारे मेथड जो है बस ऐसे डॉट लगा के खानदान आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है क्वेरी और फिर लिखना है डॉट, ये सारे मेथड दिख जाएँगे। ये सब उसी से क्वेरी के मेथड हैं, ये सारा काम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये अलग-अलग तरह की जो एसक्यूएल क्वेरी है, वो सब हम एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं। अलग-अलग तरह की एसक्यूएल क्वेरी को हम सब एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है? सिंपल है ना? तो अच्छा चलो डेटाबेस में ना कुछ और डेटा डाल देते हैं, जैसे बाबा डाल दिया, जावा डाल दिया, और हाथी डाल दिया, और भी डेटा डाल देते हैं। बहुत सारे डेटा डाल देंगे। तो एसक्यूएल और कितने-कितने तरीके से, तो इसका मतलब अगर आपको क्वेरी इंटरफ़ेस को यूज़ करना आ रहा है और आपने फ्रॉम करके ऐसे ल लगा लिया, तो इसका मतलब आपको सब आ रहा है। हाथी लिख दिया कि पी कुछ भी ऐसे करके डेटा, थोड़ा-सा कुछ डेटा इंसर्ट रहेगा ना डेटाबेस में, तो उसपे काम करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो यार और मैनुअली डेटा हम इंसर्ट कर देते तो अच्छा रहता। मतलब कुछ ऐसा रिकॉर्ड, ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड डेटाबेस में रहेगा, तो थोड़ा-सा हमारे लिए बढ़िया रहेगा भाई। ठीक है? तो डेटाबेस में अभी हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड आ गया। राहुल, एक बस ये लास्ट रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, हमने ये क्वेरी को यूज़ करना सीख लिया कि इससे हमें डेटाबेस से डेटा फेच होके आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट है, कमेंट कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि मुझे यही क्वेरी ही चलाना है, लेकिन यार मुझे डेटाबेस से जो डेटा निकालना है, उसमें हम रेंज सेट करना चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही डेटा निकल के आ जाए। तो हमने फ्रॉम एम्प्लॉयी तो कर ही दिया। अब एचक्यूएल में आप रेंज सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो? देखो क्वेरी का ही मेथड होता है यहाँ पे।
क्वेरी का ही मेथड होता है डॉट, जैसे डॉट करके आप यहाँ पे सेट, देखिए सेट फर्स्ट रिजल्ट, आप फर्स्ट रिजल्ट सेट कर सकते हो कि आपका जो फर्स्ट रिजल्ट हो वो कहाँ से आए, है ना। और मैक्स रिजल्ट भी आप सेट कर सकते हो। तो मैंने कह दिया कि भाई फर्स्ट रिजल्ट मेरा 1 से आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, सारा ही फेच कर लेता हूँ, ठीक है। तो पता रहेगा ना कि सब कैसा चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक एक लाइन मैं ऐड कर देता हूँ, तो हमें ये डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन ऐड करने से चीज़ें डिफरेंस दिखेंगी कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ना फर्स्ट रिजल्ट 2 पोजीशन से, ठीक है, 2 पोजीशन से आए, 2 पोजीशन से फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ जाए, और क्वेरी के अंदर से डॉट सेट मैक्स रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट हमारा 4 तक आ जाए, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में जो भी हमारे पास डेटा होगा, इसका नाम क्वेरी 1 कर देते हैं क्योंकि क्वेरी ऑलरेडी है। क्वेरी 1 कर देते हैं, क्वेरी 1, और यहाँ पे लिस्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है, लिस्ट 1, ठीक। तो होगा क्या, 2 और 4 के बीच का जो डेटा होगा वो हमारे पास इसी के बीच का जो डेटा है फिल्टर होके आ जाएगा। ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम भाई, मैक्स और मिन रिजल्ट सेट कर सकते हैं। तो ऊपर जरा देखिए, मेरे पास 1 से लेके 6 तक डेटा है, बाबा है, जावा है, हाथी है, राहुल है। लेकिन मैंने क्या करा, फर्स्ट रिजल्ट मैंने सेट कर दिया 2। तो 2 का मतलब ये हो गया ये ना, यानी कि 2 को एक्सक्लूड कर दिया उसने। तो और मैक्स रिजल्ट कितना था भाई, था 4। तो इसका मतलब ये है बाकी, उसके बाद जो है बाकी 4 रिजल्ट हमारे पास आ जाए, है ना। तो बाकी 4 रिजल्ट हमारे पास था ही। चलो मैक्स रिजल्ट मान लो मैं 3 करता, तो मैक्स रिजल्ट मैं 3 करता, तो मुझे ये पूरा 6 तक डेटा नहीं दिखाता, ये 3 ही रिजल्ट दिखाता। तो इस तरह से मैं मैक्स और मिन रिजल्ट भी सेट कर सकता हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ तक का जो डेटा है मुझे रिटर्न होके मिल जाए, ठीक है। देखो आगे कि नहीं आ गया। तो 2 से लेके, मतलब इनिशियली यहाँ से शुरू करो और मैक्सिमम इतना बड़ा डेटा मुझे रिटर्न करके दे दो। ये काम मैं कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैक्स और मिन रिजल्ट जो है मैं सेट कर सकता हूँ। ओके जी। तो ये हो गया एसक्यूएल का और कमाल। तो और अगर हम कुछ करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं भाई। हम्म, ठीक है, और क्या सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम क्वेरी चलाते हैं ना, तो क्वेरी के साथ हम एलियास भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। जैसे 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 मान लो, जैसे कैसे हम उसके अंदर लिखते थे, जब जब हम नॉर्मली जो एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे तो वहाँ पे हम एलियास का नाम देते थे। तो यहाँ पे भी हम एलियास का नाम दे सकते हैं। एलियास का नाम देने का मतलब क्या हुआ, एलियास का नाम देने का मतलब हुआ, पहले मैं इसी को कॉपी करता हूँ और दोबारा इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम हमें क्वेरी 2 रखना पड़ेगा। ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। बस एक बार हमने देख लिया ना, यहाँ पे लिस्ट 2 दे देता हूँ मैं, लिस्ट 2 क्वेरी 2। लिस्ट 2 के ऊपर हम सारा मेथड चलाते हैं। तो हम एलियास सेट कर सकते हैं। एलियास सेट करने का मतलब क्या हुआ, एलियास सेट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे फ्रॉम हमें एम्प्लॉय टेबल से डेटा निकालना है, लेकिन एम्प्लॉय का जो नाम है मैं बदलना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज एम्प्लॉय एज, और यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, या स्मॉल लेटर में ई लिख देता हूँ, मेरी मर्जी। तो मैं एम्प्लॉय को एज ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे देखो, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई। तो एज ई जो यूज़ किया गया है, एज ई का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मैं बड़ा ऑपरेशन कहीं पे कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एम्प्लॉय को ई नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर जब मैं कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े ऑपरेशन में मैं पूरा एम्प्लॉय ना लिख के ई के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो ये भी तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एम्प्लॉय एज ई लिखने का पर्पज़ क्या है, इलियास नाम देने का पर्पज़ क्या है, तो इलियास का नाम देने का पर्पज़ ये है कि कल को जो है आप इसे, इस ई को कहीं और यूज़ कर पाओगे। ये सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो अगर मैं डेटा फेच कर रहा हूँ तो क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा।
बस एक एलियास नेम दे दिया गया है और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो देखिए ये बस पूरा डेटा हमारा फेच होके आ गया है लास्ट में, ठीक है। ऊपर वाला तो खैर अलग है, उसके ऊपर वाला अलग है, ये डेटा फेच होके आ गया, ठीक है। तो और चाहो तो आप अपना देखो, अलग अलग तरह की क्लॉज है ना भाई, अलग अलग तरह की क्लॉज भी आप यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट क्लॉज यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने कहीं देखा था क्लॉज अलग अलग तरह के होते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, फ्रॉम क्लॉज, सेलेक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाई, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, सारे क्लॉज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करना चाहते हो तो क्लॉज यूज़ भी कर सकते हो। तो सेलेक्ट क्लॉज इज यूज्ड बाय व्हेन फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अगर मुझे मान लो जी किसी ऑब्जेक्ट का कोई केवल एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करना है, एक ही एट्रीब्यूट कॉल करना है, तो उस केस में हम सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आप कहोगे कि सेलेक्ट अगर यूज़ करेंगे तब तो ये एसक्यूएल की तरह हो गया, नहीं भाई एसक्यूएल की तरह नहीं हो गया, ये एचक्यूएल है। तो कैसे 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 जैसे एग्जाम के तौर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, इसी को दोबारा कॉपी करूँगा और दोबारा पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो मैं क्या नया प्रोग्राम थोड़ी ना बनाना है बार बार। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया क्वेरी 3, इसका नाम लिस्ट 3, ठीक है, क्वेरी 3, ठीक है भाई, और यहाँ पे लिस्ट 3। अच्छा, तो जैसे 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 मैं मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, मैं फ्रॉम एम्प्लॉय अगर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे एम्प्लॉय क्लास का सारा डेटा फेच होके आ गया। अब एम्प्लॉय क्लास में मान लीजिए आईडी भी है, नेम भी है, सैलरी भी है, मोबाइल भी है, फलाना भी है, डिमाका भी है, सब कुछ है, और मुझे क्या चाहिए, केवल नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे एज, अब एज भी मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, तो मैं एज ई लिख दिया, स्मॉल लेटर में ई लिख दिया। तो मुझे सेलेक्ट, अब यहाँ पे मैं लिख दिया ई डॉट नेम। तो मतलब क्या हुआ, देखो देखो आपको क्लॉज का यूज़ करने का फ़ायदा भी समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ एज ई लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने एम्प्लॉय का एक एलियास दे दिया। वो एलियास क्या है, वो एलियास हो गया हमारा ई नाम का एलियास हो गया, ठीक है। अब ई के अंदर से मुझे नेम निकालना है, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर दो, ई के अंदर से नेम निकाल दो। अगर कॉमा लगा के आप चाहे तो दूसरा भी निकाल सकते हो, है ना, कि ई के अंदर से आईडी भी निकाल दो, ठीक है। अगर मेरे पास, खैर मेरे मेरे केस में तो दो ही चीज़ है, आईडी और नेम दो ही है, तो मैं ऐसे कॉमा लगा के दो ही चीज़ निकाल रहा हूँ। आपके पास अगर 2000 होता तो दो निकालना होता, तो आपको पता चलता इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे ई डॉट नेम या ई डॉट आई डी ऐसे करके निकाल सकते हो भाई, दोनों निकाल ही सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी फिलहाल के लिए कॉमा नहीं लगाऊंगा, मैं ई डॉट ई नेम ही निकाल लेता हूँ। समझ गए भाई, समझ गए या नहीं समझे। तो यहाँ पे लिस्ट डॉट, यार लिस्ट डॉट फॉर ईच ऐसे लिखना था, ठीक है। लीजिए चला देते हैं भाई ऐसे। तो अब आप सेलेक्ट क्लास के साथ ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि सेलेक्ट हम यूज़ क्यों करेंगे, जब हम फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने से हमारा काम हो जाएगा। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू दिस। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया जो वैल्यू है लाइन नंबर 150 जहाँ हमने सेलेक्ट करा है, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई। तो क्या दिक्कत आ गई भाई, क्या दिक्कत आ गई, सही तो लिखा है यार हमने। सेलेक्ट ई डॉट नेम, ई डॉट नेम ही है या कुछ और है भाई, ई डॉट नेम ही है यार, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो मैंने क्या कर दिया सेलेक्ट, हाँ तो अगर ई डॉट नेम है तो इसका मतलब एक डेटा आ रहा है ना भाई, तो एक डेटा आ रहा है। अच्छा, दो डेटा भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, ई डॉट आई डी भी निकाल सकते हैं। नहीं, अगर दो डेटा हो, एक डेटा हो, उसे क्या दिक्कत होगा, ये यहाँ पे आ रहा होगा दिक्कत ना, यहाँ पे आईडी नहीं आ रही होगी ना, मैं आईडी निकाल रहा था, यहाँ आईडी प्रिंट करा रहा था। मुझे लग रहा है कि इसी को हटा देता हूँ, बस इसी की वजह से दिक्कत थी। अब ये ई डॉट आई डी नहीं निकाल रहा था, ओनली नेम निकाल रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो डेटा प्रिंट करने में दिक्कत कर रहा था, ठीक है। हम्म हम्म।
क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है कि सेलेक्ट क्वेरी से जो डेटा आ रहा है ना, वो यार अभी एम्प्लॉय टाइप का डेटा नहीं है क्या? एम्प्लॉय टाइप का होगा तो जरूर यार। क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन का मतलब कि जो डेटा आ रहा है स्ट्रिंग में आ रहा है और हम उसको होल्ड कर रहे हैं एम्प्लॉय में। स्ट्रिंग में आ रहा है और एम्प्लॉय में होल्ड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिखना चाहिए भाई। समझे आप? समझे आप? यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे गेट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट टी को प्रिंट कर दीजिए। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं ये, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जब स्ट्रिंग टाइप में डेटा आ रहा है ना, उसके किसी एक कॉलम से डेटा निकाल रहे हैं ना आप। आगे ही नहीं, आगे देखो सारा डेटा, ब्राउज हाउस दुनियादारी हाथी घोड़ा। तो इस केस में वो एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप में हमें डेटा दे रहे हैं, हम एम्प्लॉय के जेनरिक टाइप में होल्ड करना चाह रहे थे, वो दिक्कत थी। तो अब आपने देखा कि एज ई लिखने का क्या फ़ायदा मिला? एज ई लिखने का फ़ायदा ये मिला कि इस एम्प्लॉय का अब एलियास हो गया ई, तो हमने ई के अंदर से नेम निकाल लिया। तो ई के अंदर से आईडी भी तो निकाल सकते हैं, ई डॉट आई डी, है ना? देखते हैं भाई, कॉमा लगा के ए से एक से ज़्यादा डेटा हम फेच करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। हम्म, नहीं भैया, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा देने लगा। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे रिटर्न करने लगा हमें। तो ये स्ट्रिंग को हमें ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेटा उसके पास नहीं है। अब उसके पास एक डेटा नहीं है ना भाई, उसके पास मल्टीपल डेटा आ गया ना। तो मल्टीपल डेटा, कोई इंटीजर है, कोई, अब जो ई डॉट आई डी इंटीजर है और ई डॉट नेम जो है वो स्ट्रिंग है। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, आप उसको ऑब्जेक्ट में होल्ड करो। तो इस ऑब्जेक्ट में रख लिया, फिर ऑब्जेक्ट से मुझे एक एक करके वो डेटा निकालना निकलना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो मैं आपको बस दिखा दिया। ठीक है भाई, चलिए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑपरेशन भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा चीज़ है कि सेलेक्ट ऑपरेशन भी आप परफॉर्म करा सकते हैं। ओके जी। अब आप चाहें तो आप वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनके कथनानुसार। कैसे वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं? वेयर क्लॉज ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपने कहा कि नहीं भाई, मुझे उसी बंदे का डेटा दे दो जिसकी आईडी ये हो, जिसका आईडी वो हो। ऐसा कंडीशन दे सकते हो। अच्छा, जो हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं तो या केस सेंसिटिव होता है क्या? देखो यहाँ पे एक बात इसने बता रहा था, यहाँ पे एक बात बता रहा था ये, कि जो कीवर्ड होता है ना, फ्रॉम, सेलेक्ट, वेयर, आर नॉट नॉट केस सेंसिटिव इन एसक्यूएल, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जो टेबल एंड कॉलम ऑन, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो यानी कि जो हमने सेलेक्ट लिखा था, इसको स्मॉल में लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्मॉल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप कॉलम का नाम दे रहे हो, जैसे आप, जैसे ये नेम है, ये नेम को आप कैपिटल नेम में लिखोगे ऐसे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो स्मॉल लेटर में नेम है। तो ये आप मैच करा रहे हो, या ये एक्चुअली ये नेम कॉलम का नाम नहीं है, सॉरी, ये हमारे परसिस्ट क्लास का नाम है। और चूंकि इसी नाम से कॉलम है तो इसलिए मैंने कॉलम बोल दिया, बट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे फील्ड का नाम, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपने ये लगाया, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इसके साथ एलियास भी लगा सकते हो, सॉरी, इसके साथ वेयर क्लॉज भी लगा सकते हो। तो कैसे वेयर क्लॉज लगा सकते हो? जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर क्लॉज, तो ये वेयर क्लॉज आप यहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट एस वेयर दिस इज दिस। तो मेरे केस में है ना, सेलेक्ट ई डॉट नेम, सेलेक्ट करो ई डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, बस यहीं पे बस लगा दो वेयर 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 क्या लिखें भाई, ई डॉट नेम इक्वल टू, ई डॉट नेम इज इक्वल टू सूर्या, ठीक है। तो जिसका ई डॉट नेम जो है सूर्या हो, ई डॉट नेम जिसका सूर्या हो,
जिसका एम्प्लॉय का नाम सूर्या हो, केवल उसी का ही डेटा मुझे फेच करके दिखा दो। ऐसा मैं कर सकता हूँ, वेयर क्लॉज भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 4 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लिख दूंगा। केवल केवल आप यही नहीं कर सकते हो, आप जो है ई डॉट नेम सूर्या हो ऐसा ही डेटा आ जाए ऐसा नहीं है। आप ई डॉट आई डी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो भी कंडीशन लगा सकते हो। जिसकी ई डॉट आई डी ऐसी हो उसी का डेटा आ जाए। ऐसा भी दे सकते हो। तो मुझे नेम निकाल दो, जिसका नेम सूर्या हो तो उसी का डेटा जो है हमें फेच होके दिखा देगा ये। तो वेयर क्लॉज में हम अपना डेटा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो डेटा आपने हार्ड कोड कर दिया सूर्या को, अगर मुझे इस डेटा को पैरामीटराइज करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने प्रिंट भी तो किया है भाई। मुझे ई डॉट नेम दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, वेयर ई डॉट नेम इज इक्वल टू सूर्या। तो ई डॉट नेम, या यहाँ पे मैं ये ई डॉट नेम हटा देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसे लिख देता हूँ। मुझे एक डेटा नहीं फेच करना है, पूरे ही रिकॉर्ड से, पूरे रिकॉर्ड से जिसका नाम सूर्या है उसका डेटा फेच होके आ जाए। ठीक है। बड़ा ही ऐसा हो रहा है भाई, क्वेरी चल रही है बट डेटा क्यों नहीं प्रिंट होके आ रहा है? कुछ मैं गलत कर रहा हूँ क्या? डेटा डेटा L4, क्या दिक्कत है भाई? फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, वेयर ई डॉट नेम इज इक्वल टू गेट, वेयर ई डॉट आई डी इज इक्वल टू समथिंग। ऐसे तो बता रहा है भाई, फ्रॉम स्टूडेंट एस, एज लिखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी एक ही बात है। एम्प्लॉय ई, वेयर एस डॉट आई डी, यहाँ पे ई डॉट नेम इक्वल टू 5 लिखा है हमने, इक्वल नेम इज इक्वल टू सूर्य लिख दिया है। क्वेरी फोर डॉट लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर से हमने फॉर ईच चला दिया। क्यों नहीं आ रहा है भाई डेटा? और अगर हम ई डॉट आई डी लिख दें, ई डॉट नॉट आई डी, ई एम पी आई डी लिख दें, ई डॉट ई एम पी आई डी लिख दें, तो अगर ई डॉट ई एम पी आई डी लिख दें, वेयर ई डॉट ई एम पी आई डी इज इक्वल टू 4, तो जिसकी एम पी आई डी 4 है उसका डेटा फेच होके आ जाए। क्वेरी चल रही है बट डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है भाई। ठीक 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 है केस, सारा डेटा। अच्छा, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन आ रहा है। अच्छा, ये हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे रहा है और हम इसको स्ट्रिंग में होल्ड कर रहे हैं, ये कह रहा है। तो कब ये एम्प्लॉय दे रहा है, कब ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं लगाया ना, तो ये बात है। तो मुझे यहाँ से उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे प्रिंट कराना है जिसकी आईडी ये होगी। हाँ तो ठीक है, अब आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो आ गया नहीं? इसकी आईडी 4 होगी, उसी का डेटा फेच होके आ गया। लेकिन जिसका नेम अगर ई डॉट नेम अगर ई डॉट नेम अगर सूर्या हो, ओ मे भी सूर्या का रिकॉर्ड हो ही नहीं डेटाबेस में। देख लो यार सूर्या का रिकॉर्ड, लेकिन था तो जरूर, मैंने देखा नहीं। सूर्या है तो सही, नहीं है यार सूर्या कहीं रिकॉर्ड में, सूर्या है ही नहीं क्या? जावा है, बाबा है, तो इसीलिए डेटा नहीं आ रहा था पहले भी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बाबा लिखना था। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बाबा रिकॉर्ड वाला जो डेटा है ये फेच होके आ जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट भी लगा सकते हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे कि नहीं आगे? तो आईडी लगाओ, बट आईडी से ही ज़्यादातर लोग फेच करते होंगे डेटा, इस तरह से नेम से तो फेच करेंगे नहीं। एम्प्लॉय आईडी बताएंगे, डेटा फेच होके आ जाए। लेकिन इसको अगर हम रन टाइम पे देना चाहें, पैरामीटराइज बनाना चाहें, तो कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं, अभी बताएंगे। अब जैसे इसी इसी में ही ये जो EMP आईडी दे रहे हैं हम, ये EMP आईडी को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अगर इसी EMP आईडी को मुझे रन टाइम पे लेना है तो कैसे करेंगे? तो इसका भी जुगाड़ है। इसका क्या तरीका है? तो इसके लिए मैं इसी लाइन को ही कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे e.id इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दूंगा इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे लगा दूंगा कॉलन। कॉलन कॉलन लगाया जाता है, कॉलन, और उसके बाद कोई एक आइडेंटिफायर दे देंगे। लेट से मैंने ई दे दिया या पी दे दिया, कुछ भी दे दिया, ऐसे दे सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी क्वेरी चला रहे हो, चाहे अपडेट क्वेरी, चाहे इंसर्ट क्वेरी, चाहे डिलीट क्वेरी, कुछ भी चला रहे हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉलन करके। रन टाइम पे पैरामीटर सेट करने का तरीका होता है, जैसे कैसे, जैसे एसक्यूएल के अंदर होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन मार्क होता है, वही क्वेश्चन मार्क वाली कहानी है, यहाँ कॉलन करके देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इस कॉलन की वैल्यू कैसे सेट करेंगे हम? तो हम क्वेरी 4 के ऊपर डॉट करके सेट पैरामीटर्स करेंगे, सेट पैरामीटर, राइट। और सेट पैरामीटर में हम किसकी वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं? पी की ना, तो यहाँ पे लिख देंगे पी, और वैल्यू क्या सेट करना चाहते हैं वो बता दीजिए। मुझे वैल्यू सेट करनी है पी पोजीशन पे 3। तो जो हम 3 या 4 लिख देते हैं ना, हमने 4 लिखा हुआ था ऊपर, तो जो हम 4 यहाँ पे हार्ड कोडेड कर रहे थे, वो 4 हम यहाँ रन टाइम पे ले रहे हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? ये रन टाइम पे ले रहे हैं, ये रन टाइम पे पैरामीटर लेने का तरीका हो गया कि हम अगर फ्रॉम के अंदर रन टाइम पे कोई पैरामीटर ले रहे हैं तो इस तरह से दे सकते हैं। ये वैल्यू वहाँ पे जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और 4 आईडी पे जो भी डेटा था, बाबा था या जो भी था, वो डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जब आप कभी रन टाइम पे कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, डायनेमिकली आप डेटा देना चाहते हो, तो दे सकते हो। देखो चौथे पोजीशन पे वो डेटा सेट हो गया। तो सेट पैरामीटर से आप इस तरह से डेटा सेट करा सकते हो भाई। सेट ही नहीं, अगर आपको अपडेट करने का मन हो ना, तो अपडेट भी क्वेरी चला सकते हो। ऐसा नहीं है, आपने देखिए सेलेक्ट क्वेरी चलाई, आपने फ्रॉम चलाया, आप अपडेट का मन करे तो अपडेट भी करा दीजिए। अपडेट भी करने का वही सेम तरीका है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है डेटाबेस में, तो सेम तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय, तो फ्रॉम की जगह पे आप अपडेट लिख दीजिए कि अपडेट एम्प्लॉय, बात खत्म। अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट का सिंटैक्स क्या होता है? अपडेट टेबल नेम सेट, तो आप अपने एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय कर दिया, और यहाँ ई लिखने का फायदा है, ठीक है कोई बात नहीं। अपडेट एम्प्लॉय ई सेट कर दो, सेट कर दो, सेट क्या कर दें, सेट कर दें ई डॉट नेम इज इक्वल टू KGF, KGF सेट कर दें, और वेयर, ना के जी, सेट नेम इज इक्वल टू कॉलन एन कर दें। अब एन की वैल्यू हम रन टाइम पे दे देंगे। वेयर 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 ई डॉट EMP ID इज इक्वल टू, यहाँ आई दे देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहाँ पे क्वेरी सेट करा सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे हम सेट पैरामीटर में सबसे पहले यहाँ पे एन की वैल्यू सेट करेंगे, एन। तो नेम में मैंने दे दिया यहाँ पे डबल कोड के अंदर KGF, ठीक है, नेम दे दिया KGF, और पी के जगह पे मैंने दे दिया 4, नहीं आई की जगह पे 4, आई हो गया ना, मैंने नाम चेंज कर दिया था आई। और इसको ले लेते हैं हम क्वेरी 5, 5 ये 5 ले लिया, 5 ले लिया, और 5 के ऊपर जब हम लिस्ट चलाएंगे तो हमें लिस्ट 5 का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और लिस्ट 5 के ऊपर से हमें नेम को गेट करा लेना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने अपडेट करा दिया। हमने कहा अपडेट कर दो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ई सेट कर दो ई डॉट नेम
ई डॉट नेम इज इक्वल टू कॉलन एन की वैल्यू यहाँ से पैरामीटर से यहाँ भेज दिया मैंने, वेयर ई डॉट आई डी की वैल्यू आई को मैंने यहाँ भेज दिया, जिसकी आईडी 4 हो उस पर डेटा KGF सेट करा दो, ठीक है ना भाई। अच्छा, सेट कराने के बाद अब डेटा थोड़ी ना फेच कराते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके इसमें क्या करते हैं, जब क्वेरी अपडेट हो जाती है तो अपडेट वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही सेम थोड़ा सा एसक्यूएल वाला फ्लेवर यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, है ना, कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट अपडेट हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अगर वो इंटीजर में अगर उसने दे दिया आई, और यहाँ पे आई अगर ग्रेटर देन हो गया 0, ठीक है, तो इसका मतलब रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड अपडेटेड। पता है ये काम जो हम अपडेट वाला कर रहे हैं, यही सेम काम हम किससे कर सकते हैं, सेव एंड अपडेट मेथड से। हम सेशन के ऊपर सेव मेथड चलाते थे कि नहीं चलाते थे, तो सेशन के ऊपर सेव मेथड चला सकते हो और सेव और अपडेट चला सकते हो। ये मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था। अगर ये रिकॉर्ड नया होगा तो सेव कर देगा, और पुराना होगा तो उसी डेटा को अपडेट मार देगा। तो हमें ये अपडेट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो सेव या सेव से सेवल सेव होता है, और सेव और अपडेट फिर से वो सेव और अपडेट दोनों हो जाता है ना, इंटरेस्टिंग चीज। फिर ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा करना है तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तो अपडेट होने के बाद लिस्ट से डेटा आ ही जाएगा, और डेटा निकाल के अब इसको प्रिंट करा भी लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया डेटाबेस में। और लेकिन यार अपडेट होने के बाद लिस्ट चलेगा क्या, क्योंकि क्वेरी चलाना पड़ेगा ना, फिर से क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये वाला जो क्वेरी है, ये वाला इसको ही कॉपी करके या कट करके, आपकी इच्छा है, ये क्वेरी हमें चलानी पड़ेगी दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा क्वेरी चला देते हैं कि भैया जिसकी आईडी, यहाँ हार्ड कोडेड कर देते हैं ना, जिसकी आईडी 4 हो उसका डेटा दिखा दो, बात खत्म। तो 4 को ये अपडेट मार रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा देगा ये, यहाँ पे ये क्वेरी 6 आ जाएगा, क्वेरी 6 के ऊपर लिस्ट चला दीजिए, तो ये हमें प्रिंट करके दिखा देगा शायद। अपडेट हो जाने के बाद क्वेरी को फेच करके देखना भी तो है रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्शन, अच्छा जी। अपडेट एंड डिलीट क्वेरी, ऐप 2 वाले पोजीशन पे यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट में प्रॉब्लम आ गई। एग्जीक्यूट अपडेट वाले में समस्या आ गया भाई। एग्जीक्यूट अपडेट में समस्या क्यों आ गया, एग्जीक्यूट अपडेट में प्रॉब्लम आ गई भाई, एक्सेप्शन आ गया। तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये एक्सेप्शन आ गया। ये एक्सेप्शन क्या कहता है भाई, ये एक्सेप्शन क्या कहता है, अब स्टैक ओवरफ्लो वाले भैया हमें बताएंगे। आपको एट द रेट ट्रांजेक्शनल जो है नोटेशन यूज करना पड़ेगा, एट द रेट ट्रांजेक्शनल यूज करना पड़ेगा आपको, ट्रांजेक्शन को इनेबल कराने के लिए। बिगन ट्रांजेक्शन एंड कमिट, ओके। मैंने बिगन ट्रांजेक्शन कहीं किया ही नहीं है भाई, ये तो बात है। तो सेशन के ऊपर मुझे बिगन ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा भाई, मुझे सेशन के ऊपर बिगन ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, कि अपडेट ऑपरेशन कर रहा हूँ ना मैं। अभी तक मैं डेटा फेच ही करा रहा था, तो मुझे यहाँ बिगन ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। और ट्रांजेक्शन को लास्ट में कमिट मारना पड़ेगा, तब रिकॉर्ड अपडेट माना जाएगा। एग्जीक्यूट अपडेट के बाद ट्रांजेक्शन डॉट कमिट कर देना होगा, जिससे हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में इफेक्ट हो जाए। तो कमिट नहीं हो पा रहा था, बिगन ट्रांजेक्शन चला के ट्रांजेक्शनल बनाना पड़ेगा इसको। तो देखिए ट्रांजेक्शनल हो गया, बट समस्या किस बात की है,
समस्या इस बात की है सर कि डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने जिसकी आईडी 4 थी उसका नाम KFG कर दिया था। अब अगर मैं सेम 4 वाली आईडी का डेटा फेच करके ला रहा हूँ तो ये डेटा जो है मुझे दिखा नहीं रहा है भाई। तो क्या मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस में अपडेट हो गया? या तो अपडेट होने में दिक्कत हो गई, या तो फेच कराने में दिक्कत हो गई। अपडेट तो हुआ है, रिकॉर्ड अपडेटेड मैसेज आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने डेटाबेस में जाना पड़ेगा, और मेरा डेटाबेस है सूर्या डीबी। तो मुझे सूर्या डीबी से चेक कराना पड़ेगा कि सूर्या डीबी डेटाबेस में ये डेटा गया कि नहीं गया। सूर्या डीबी कहाँ है भाई? ये है सूर्या डीबी। और सूर्या डीबी के टेबल में अगर हम जाते हैं तो ये है हमारा टेबल। टेबल इसमें कौन सा है मुझे पता नहीं है, ओपन करके देख लेंगे, कोई तो होगा टेबल। यही है टेबल। तो भाई 4 वाला टेबल का डेटा KFG तो सेट हो ही गया। तो जब डेटा सेट हो गया तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इज इक्वल टू 4, तो 4 ID का जो नेम है वो गलत क्यों दिखा रहा था? 4 ID का नेम यहाँ पे गलत दिखा रहा है। 4 ID का जो नेम है ये दिखा रहा है, पुराना दिखा रहा है डेटा, पुराना दिखा रहा है डेटा। 4 ID का डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय ई E.EMP ID इज इक्वल टू 4, क्वेरी 6 के ऊपर हमने लिस्ट चलाई। लिस्ट 5 का ऑब्जेक्ट आ गया। लिस्ट 5 के ऊपर हमने नेम चलाया भाई। ट्रांजैक्शन कमिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर हम ये सारा ही चीज कमेंट कर दें और डेटा फेच करा के लाएं, तो अगली बार डेटा क्या दिखा रहा है? कहीं न कहीं वो कैसे से तो नहीं ना दिखा रहा है डेटा। KFG आ तो रहा है KFG। मुझे लग रहा है कि वो कैसे के थ्रू ही डेटा, पुराना डेटा इसलिए दिखा रहा है, कैसे में था डेटा वो, इसलिए। चलो जो भी हो, तो अपडेट क्वेरी भी हमें समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया क्वेरी कैसे चलेगी, किस हिसाब से क्वेरी का एग्जीक्यूशन होगा। और यहाँ से आपने देख लिया कि अगर आप एक अपडेट ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, साथ ही साथ में अब आपको सेलेक्ट क्वेरी चला दिया, वेयर चला दिया, आप ऑर्डर बाई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो ऑर्डरिंग करने के लिए। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रुप बाई चला सकते हो, है ना। यूनिक नेम, नेम्ड वाला क्वेरी भी चला सकते हो। अपडेट तो मैंने आपको चला ही दिया। तो ऑर्डर बाई का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर बाई का मतलब जैसे डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ऑर्डरिंग आप सेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आपने ये 7 वाली क्वेरी चलाई, और 7 वाली क्वेरी के ऊपर हम्म, कैसे डेटाबेस में आप नॉर्मली ऑर्डर सेट करते थे, असेंडिंग आ जाए, डिसेंडिंग आ जाए, यहाँ से आपको एक नया लिस्ट 6 मिल जाएगा। तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी का कंडीशन हटा दीजिए। अभी हमें क्या करना है? हमें एम्प्लॉय का सारा डेटा फेच करके लाना है, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर लगा के, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से।
लेकिन देखो भाई, आप यहाँ कंडीशन तो लगा सकते हो, ऑर्डर बाई वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपको इस तरह की क्राइटेरिया सेट करने हैं ना, ऑर्डर और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, तो आप इसको मत यूज करो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द दैट अप्रोच, आप क्या यूज करो, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप सीधे यूज करो हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी। तो जो हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी है वो अलग अलग तरह की क्राइटेरिया है जिसको हम HCQL बोलते हैं। तो HCQL जो होता है हाइबरनेट की क्राइटेरिया क्वेरी कहलाती है, जिसमें आप अलग अलग तरह की क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अदरवाइज ठीक है, चलिए एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अ, ये जो ये जो क्वेरी है एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर ले आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे केस में भी एम्प्लॉय ही है, यहाँ पे E.ID ग्रेटर देन 10 है, तो जिसका ग्रेटर देन ID 10 हो तो ऑर्डर बाई हो जाए E.Salary इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो मेरे पास तो ऐसा कोई डेटा है नहीं, तो मुझे अपने हिसाब से डेटा के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जिसकी E.ID ग्रेटर देन मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, तो ग्रेटर देन 2 वाले जितने भी डेटा हों तो उनका जो नेम है, नेम वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ जाए, DESC करके, और AESC कर देंगे तो असेंडिंग आ जाएगा। तो इसको मैं DES कर दिया, डिसेंडिंग हो गया है। AES कर सकते हैं असेंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये तरह की का भाई क्वेरी वेरी तो चला ही सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। बट सही तो है। देखते हैं भाई, देखते हैं हमारे पास सारा डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ रहा है कि नहीं, नेम। ठीक है, तो आप ऑर्डरिंग भी लगा सकते हो। ओ भाई, क्या कहने लगे, कह रहे सिंटैक्स इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है, DES मिसमैच कर रहा है, एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टोकन। ASC DES है एक्चुअली, DESC है, DES नहीं है, DESC है, ये DESC ये है एक्चुअली, मुझे लग रहा है ये है, तो इसलिए वो सही नहीं चल रहा था। ठीक है, देखिए भाई, आगे कि नहीं आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया सेट होके, राहुल KFG जो भी था। और ऊपर अगर आप डेटा देखोगे तो कैसा आया है, ऊपर देखो बाबा, ये इस तरह से आया है, राहुल सबसे नीचे आया है, ये देखो सर राहुल सबसे नीचे आया है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दे दिया। तो आप डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी है ऐसे सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग असेंडिंग तो बहुत छोटी सी बात है, आप एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, जैसे मैक्स मिन। ठीक है, इस तरह की चीजें भी सेट कर सकते हो। तो कोई बड़ी चीज़ है तो नहीं, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे 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 मैं क्या बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो देखो सेलेक्ट लिख देते हैं, सेलेक्ट लिख दिया। सेलेक्ट क्या करना चाहते हो, हटाते हैं इसको, सेलेक्ट करना चाहते हैं हम, लेकिन हमारे पास कुछ खास डेटा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सम ऑफ, सम ऑफ आपको पता ही होगा, काउंट आपको पता ही होगा, काउंट, सम, एवरेज। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस राइट, जो हमारे नॉर्मली एसक्यूएल क्वेरी में यूज होता है। तो आप ये सारा चीज यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो सेलेक्ट हमने कह दिया सम ऑफ, क्या करते हैं भाई, हमारे पास कोई ऐसा डेटा तो है नहीं, तो हम ID कर देते हैं, तो सम ऑफ ID कर दें, कहाँ से, नॉट ID, क्या है, EMP ID। तो हम सेलेक्ट EMP ID कर लेते हैं, सम ऑफ EMP ID, कहाँ से भाई, फ्रॉम, कहाँ से, क्या है, एम्प्लॉय है ना, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सम ऑफ एम्प्लॉय ID आ जाएगा हमारे पास। तो आप एग्रीगेट फंक्शन भी चला सकते हो।
मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसको चलाना है आपने है बस, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। इतना आप कर सकते हो, बाकी आप लिस्ट निकाल लीजिए, गेट कर लीजिए, जैसे मर्जी हो वैसा डेटा आप चला सकते हो। सम चला दीजिए, मैक्स चला दीजिए, मिन चला दीजिए, ठीक है, जैसे ये चला सकते हो आप। यहाँ से मैक्स निकाल दो, मिन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एचक्यूएल में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाहे मैक्स ले लीजिए, ये मिन ले लीजिए, ये सब आप चला लेना, मैं बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मिनिमम, और ये बहुत वन ऑफ द फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो एम्प्लॉय का सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ, ये सब बड़ा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है। मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब आप, एवरेज हो गया, ये सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए आपने डेटा फेच कर लिया, डेटा अपडेट कर लिया, आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट के लिए भी क्वेरी लिख सकते हो, लेकिन यार इंसर्ट के लिए कोई क्वेरी क्यों लिखेगा, ज़रूरत ही नहीं उतना पड़ता है हमें क्वेरी लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, डिलीट ऑपरेशन ज़रूर आप कर सकते हो, अगर आप डिलीट ऑपरेशन करना चाहते हो तो डिलीट ऑपरेशन भी ऐसे ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं क्वेरी लिख के देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे सेम ऑपरेशन है, बस यहाँ पे जैसे आपने लिखा है ना फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे लिख दीजिए डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, बात खत्म, खत्म कहानी। अगर आपको वेयर क्लॉज लगाना है तो वेयर भी लगा लो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई, एंड ई डॉट आई डी इज इक्वल टू ई डॉट EMP ID होना चाहिए था यार, E.EMP ID, है ना, ये गलती। अच्छा, ये दोनों चीज़ें उठा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। E.EMP ID इज इक्वल टू, आपने दे दिया कि भैया मुझे जिसकी EMP ID 200 हो उसका डेटा डिलीट होके आ जाए डेटाबेस से, तो डिलीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो डिलीट की भी क्वेरी चला सकते हो, अपडेट की भी क्वेरी चला सकते हो। तो क्वेरी चलाना, एग्रीगेट फंक्शन चलाना, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये सारा काम कहाँ हो सकता है, ये सारा काम आपका एचक्यूएल में हो सकता है। एचक्यूएल में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो। और अगर ऑपरेशन देखोगे तो भैया यहाँ ऑर्डर बाई चला सकते हो ही गया, ग्रुपिंग कर सकते हो, ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई के लिए जो है मैं आपको यहाँ पे एक क्वेरी, ग्रुपिंग का मतलब जैसे आप, अब ग्रुपिंग का वैसे ही यूजुअली क्या मतलब होता है पहले उसको जाके पढ़िए, यहाँ मैं उसको नहीं सिखा रहा हूँ। तो आप ग्रुप बाई, हैविंग, वगैरह वगैरह जो अलग अलग तरह के क्लॉज होते हैं वो सब चला सकते हो। इसको भी कमेंट कर देता हूँ, आपके लिए दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हमें कहते हैं कि भैया आप कुछ भी चला लो, कुछ भी चला लो, आप सेलेक्ट चलाओ, वेयर चलाओ, ऑर्डर चलाओ, ज्वाइन चलाओ, जो मर्जी वो चलाओ, सारी क्वेरी आप चला सकते हो, आपकी इच्छा है। बस आप प्रॉपर दायरे में रखे, नेम्ड पैरामीटर, अपडेट क्लॉज, डिलीट क्लॉज, इंसर्ट क्वेरी, देखिए इंसर्ट का भी कमांड आप चला सकते हो, इंसर्ट का भी क्वेरी आप, इंसर्ट का भी कमांड ऐसे आप चला सकते हो। लो मैं इंसर्ट वाला भी यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ये इंसर्ट के लिए हो गया। इंसर्ट के लिए भी आप ऐसे क्वेरी अलग से लिखना चाहो तो लिख लो। इंसर्ट हो गया, डिलीट के लिए तो मैंने लिख ही दिया, अपडेट के लिए लिख ही दिया। और ये नेम्ड क्वेरी भी अगर आप चलाना चाहो तो नेम्ड क्वेरी भी चला दो, जिसमें आप नेम्ड पैरामीटर दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक, वो भी मैंने बता ही दिया था। तो ये सारा चीज़ मैं कमेंट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ये सारा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, करना है कि सर क्राइटेरिया वगैरह भी होता है क्या कोई चीज़। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्रीगेट फंक्शन वगैरह चला सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। किसी वेबसाइट को पकड़ लोगे ना, तो हर वेबसाइट पे लगभग ये सारी चीज़ें दिख रहती हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन वगैरह सब कुछ आप चला सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। सर ये तो ठीक है, सर क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है वो तो समझाओ, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्राइटेरिया। तो ये सब आपने क्या किया, आपने नॉर्मल एचक्यूएल क्वेरी चलाना सीख लिया। एचक्यूएल क्वेरी में कैसे कैसे काम होता है, आप जब कुछ प्रोग्राम बनाओगे, कुछ तो टाइम हमने लगाया, कुछ टाइम आप लगाओ, तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले टाइम लगाइए, फिर मैं आपको क्राइटेरिया फिलहाल तो समझाने ही जा रहा हूँ। तो क्राइटेरिया कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्राइटेरिया कैसे सेट कर सकते हैं। अब इस वाले फाइल को कॉपी करके मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया, इसका नाम F3 दे दिया, ठीक है। F3 में अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि कैसे सेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है, क्राइटेरिया कैसे दिया जा सकता है। तो वही मैंने आपको बताया ना, अगर आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का आपको कुछ क्राइटेरिया सेट करना है, तो भैया इसके लिए आप क्राइटेरिया लगा सकते हो।
तो क्राइटेरिया कैसे सेट करा जाता है, क्राइटेरिया कैसे निकाली जाती है, उसका क्या कहानी होता है? उसका कहानी होता है कि क्रिएट क्वेरी मेथड में भी आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, या या आप क्रिएट क्वेरी ना चला के क्रिएट क्राइटेरिया मेथड चला दीजिए। क्रिएट क्वेरी है, क्रिएट क्राइटेरिया चला दीजिए। क्रिएट क्राइटेरिया कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, क्यों? क्रिएट क्राइटेरिया नेम्ड है, क्रिएट क्वेरी दिख रही है, हटा दीजिए ना ये सारा चीज, फिर से लिखेंगे ना। सेशन के ऊपर क्या चलाना है हमें? क्रिएट क्राइटेरिया चलानी है। तो सेशन डॉट क्रिएट CREAT क्रिएट। ओ भाई, क्रिएट क्राइटेरिया क्यों नहीं दिख रहा है? इसके लिए एक्चुअली क्राइटेरिया इंटरफेस होता है। तो क्राइटेरिया इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? तो क्राइटेरिया इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट यार क्रिएट क्राइटेरिया के ऊपर ही तो आता था। तो एचक्यूएल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, लेकिन यार क्राइटेरिया सेट करने के लिए पहले तो हमें इसका क्रिएट क्राइटेरिया मेथड तो चलाना ही पड़ेगा ना भाई। और क्रिएट क्राइटेरिया मेथड जो है मुझे दिख ही नहीं रहा है। डिप्रिकेट कर दिया क्या इन्होंने? अच्छा, इसीलिए डिप्रिकेट कर दिया होगा क्योंकि क्वेरी के अंदर ही क्राइटेरिया सेट करने का कुछ कंसेप्ट दे दिया। देखो ना, क्रिएट क्राइटेरिया सेशन के ऊपर नहीं दिख रहा है, सेशन के ऊपर क्रिएट क्राइटेरिया नहीं दिख रहा है क्योंकि क्रिएट CREEA क्रिएट क्राइटेरिया, क्रिएट क्राइटेरिया इन हाइबरनेट डिप्रिकेटेड। मुझे लग रहा है डिप्रिकेट ही कर दिया, खत्म कर दिया कहानी। हाँ, अब इसके जगह पे क्राइटेरिया डिप्रिकेट वाली कहानी ही खत्म हो गई है। तो क्रिएट क्राइटेरिया डायरेक्टली हम नहीं यूज कर पाएंगे, उसके जगह पे हम अपनी क्रिएट क्वेरी के अंदर ही वो सारा काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेशन के ऊपर गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड चलाना पड़ेगा। ठीक है भाई, गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड चलाना पड़ेगा, ये लाइन चलानी पड़ेगी। और उसके बाद क्वेरी के ऊपर बिल्डर चलाना पड़ेगा, फिर अपनी क्लास से क्रिएट क्राइटेरिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ये 2 लाइन का प्रोसेस बना दिया। कहाँ क्यों बना दिया भाई जालिम इन लोगों ने? चलो बना दिया, उनका उनका मर्जी। ठीक है, तो भाई ये इंपोर्ट भी तो हो जा भाई, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको अपनी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो क्रिएट क्वेरी मेथड, अच्छा अच्छा, इसीलिए रीजन मुझे मुझे ये लग रहा है कि जो सेशन के ऊपर हम क्रिएट क्वेरी चला रहे थे ना भाई, वो सेशन के ऊपर क्रिएट क्वेरी भी इसी इसी वजह से डिप्रिकेट हो गया होगा, जस्ट मेरा अजम्पशन है। क्योंकि यहाँ पे अब देखो आप क्राइटेरिया बिल्डर के ऊपर क्रिएट क्वेरी चला रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये दूसरा कुछ होगा। ठीक है, फिलहाल क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया के ऊपर आप चला रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख दिया emp डॉट क्लास। मुझे emp डॉट क्लास के लिए क्राइटेरिया चाहिए। तो आपकी जो भी क्लास है उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे लिख दीजिए कि emp एम्प्लॉय ना, तो एम्प्लॉय यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ओ, यहाँ पे मेंशन करना है भाई, और ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्राइटेरिया क्वेरी। तो क्राइटेरिया क्वेरी क्या है कि इंटरफेस है, क्राइटेरिया क्वेरी इंटरफेस है। अब क्राइटेरिया क्वेरी इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है पहले वो क्रिएट क्राइटेरिया पे ही आ जाता था, क्रिएट क्राइटेरिया मेथड चलाने से ही आ जाता था। अब हमारे पास क्रिएट क्राइटेरिया मेथड रहा नहीं, वो शहीद हो चुका है। तो क्रिएट क्राइटेरिया की जगह पे सेशन के ऊपर गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड चलाना पड़ेगा। जैसे क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये इंटरफेस है, और क्राइटेरिया बिल्डर के ऊपर जब क्रिएट क्वेरी मेथड चलाएंगे जिसमें हम अपनी पर्सिस क्लास का नाम देंगे, तो हमें क्राइटेरिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। या क्राइटेरिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट या क्राइटेरिया भी होल्ड कर सकते हो, मुझे नहीं लग रहा कि क्राइटेरिया में भी होल्ड कराया जा सकता होगा। ये क्राइटेरिया भी खत्म है, क्राइटेरिया कैसे खत्म कर देगा भाई, वो तो ऊपर इंटरफेस है। ये क्राइटेरिया अपडेट, क्राइटेरिया क्वेरी सारा ही खत्म हो गया भाई। तो हमारे पास सीधे क्राइटेरिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब क्या है
कि आपको क्राइटेरिया क्वेरी का जो ऑब्जेक्ट मिला है, अब आप क्या कर सकते हो, अपनी क्राइटेरिया सेट कर सकते हो भाई अपने प्रोग्राम में। क्राइटेरिया बोले तो क्या? क्राइटेरिया बोले तो क्राइटेरिया डॉट ऐड, देखो क्राइटेरिया डॉट ऐड डिस्टिंक्ट फ्रॉम, इस तरह से आप चीजें सेट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस, है ना, इस तरह से ऑर्डरिंग, दिख रहा है आपको? इस तरह से क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो। आप क्राइटेरिया में, जैसे मैं ऐड मेथड चलाता हूँ इसका, यार ऐड मेथड दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो ऐड में हम रिस्ट्रिक्शन भी सेट कर सकते थे, सब गायब कर दिया यार, अपडेट कर दिया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। डॉट डिस्टिंक्ट चला सकते हो, फ्रॉम चला सकते हो, फ्रॉम गेट ग्रुप, देखो ग्रुप रिस्ट्रिक्शन निकाल सकते हो, गेट ऑर्डर लिस्ट, हो गया खत्म। अब आप क्राइटेरिया के ऊपर सीधे गेट ऑर्डर लिस्ट लिख दो, आपको ऑर्डर डेटा मिल जाएगा, खत्म। अब ये क्रिएट क्राइटेरिया ही रिटर्न कर देगा। गेट पैरामीटर लिख लो, गेट रिजल्ट लिख लो। ऐड करने का ऑप्शन नहीं है यार, एक्चुअली क्राइटेरिया को गायब नहीं करना चाहिए, ये क्राइटेरिया कैसे गायब कर दिया? CRITERI, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ही डिप्लीकेट हो गया। क्राइटेरिया के अंदर ही मेथड होते थे जिसमें हम अलग अलग तरह की क्राइटेरिया ऐड करा पाते थे। ऐसे ऐसे देखो, ये वाली लाइन, गेट सेशन फैक्ट्री डॉट गेट सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, क्रिएट क्राइटेरिया ही तो है मेथड, नहीं है क्रिएट क्राइट। अच्छा एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, जैसे ये बिल्डर के ऊपर क्रिएट क्वेरी चलाया है ना, तो बिल्डर के ऊपर क्रिएट क्राइटेरिया मेथड चलाते हैं, देखें चल रहा है कि नहीं। है तो यार, देखो क्रिएट क्राइटेरिया मेथड, क्रिएट क्वेरी है, क्रिएट डिलीट क्राइटेरिया है, क्रिएट अपडेट क्राइटेरिया है, क्रिएट क्वेरी है, नहीं है भाई यहाँ पे, नहीं है। नहीं तो हम क्रिएट क्राइटेरिया मेथड चला के, और क्रिएट क्राइटेरिया सेशन के ऊपर भी नहीं चल रहा है। तो क्राइटेरिया बिल्डर वाले तरीके टेक्निक को हमें फॉलो करना पड़ेगा भाई। ये पुराना टेक्निक है, देखो इसमें जैसे ऐड रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, नॉट नॉट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेड करना पड़ेगा अपने हाइबरनेट को, पर डाउनग्रेड करके पढ़ना वो कोई अच्छा अप्रोच नहीं होता है, जो लेटेस्ट अप्रोच है वही पढ़ो, लेटेस्ट तरीका है वही पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। हम्म, तो क्रिएट क्वेरी से जो क्राइटेरिया मिलेगा, क्राइटेरिया डॉट फ्रॉम, फ्रॉम में फ्रॉम सेट कर दिया तो फ्रॉम का डेटा आ जाएगा ऐसे। अभी हमें क्राइटेरिया से ही देखना पड़ेगा भाई क्या क्या हो सकता है, हम उसी का ही सहारा लेके सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ सेट हो सकती है? तो यार यहाँ पे डॉट डिस्टिंक्ट आप सेट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने यूनिक एलिमेंट निकालना है तो डिस्टिंक्ट सेट कर दो। फ्रॉम, आप किसी एंटिटी क्लास से डेटा निकाल रहे हो तो उसका डिटेल सेट कर दो। तो फ्रॉम जैसे आपको स्टूडेंट से डेटा निकालना है तो उसका डेटा निकाल दो। अब जैसे फ्रॉम में कुछ खास तो चीज़ है नहीं कि मैं फ्रॉम को यूज़ करूँ भाई, फ्रॉम में क्या करना है, स्टूडेंट लिख देना डेटा आ जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं, ऐड है, गेट है, ऑर्डर्ड है, पैरामीटर है। हाँ ये चीज़ मिल गया, गेट रिस्ट्रिक्शन, वो आ रहा है गेट रिस्ट्रिक्शन। तो क्राइटेरिया के ऊपर गेट रिस्ट्रिक्शन चलाते हैं और ये हमें दे देगा रिस्ट्रिक्शन, प्रेडिकेट रिटर्न कर रहा है। अब प्रेडिकेट के ऊपर डॉट करके, ये देखो, देखो आ रहा है अब ये चीज, देखो एज, एलियाज, रिस्ट्रिक्शंस को हम ऐड रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्रेडिकेट चला के निकाल के हम करेंगे क्या? तो रिस्ट्रिक्शंस डॉट, यहाँ पे देखो अब एलियाज सेट कर सकते हो, एक्सेप्शन सेट कर सकते हो, इन सेट कर सकते हो, इन जैसे होता नहीं कि इन के थ्रू डेटा निकालना है, नॉट नल वाला निकालना है, नॉट वाला निकालना है, तो ये चीज हो गया। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन का ये मेथड दिख रहा है हमें। और कौन सा दिख रहा है? डॉट डिस्टिंक्ट दिख रहा है, क्राइटेरिया ग्रुप बाई दिख रहा है, ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप बाई यूज कर सकते हो, है ना। हैविंग दिख रहा है भाई, हैविंग में आप अपना पूरा वो निकाल सकते हो यार, बड़ा अच्छा चीज है।
ठीक है, मल्टी सेलेक्टेड डेटा निकाल सकते हो, ऑर्डर बाई, यहाँ ऑर्डरिंग कर सकते हो। यहाँ पे पहले हम ऑर्डरिंग वगैरह सेट करते थे, कैसे करते थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ऐसे सेट करते थे, ऐसे ऑर्डर वगैरह हम सेट करते थे। अब ये चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, तो इस तरह से आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे हम पहले ऑर्डर सेट करते थे, कहाँ गया, मैंने देखा यहाँ पे, देखो ऐसे पहले हम क्राइटेरिया निकाल लेते थे और क्राइटेरिया के ऊपर ऐड मेथड चलाते थे, और ऐड मेथड चला के यहाँ पे लिखते थे रिस्ट्रिक्शंस डॉट नॉट, रिस्ट्रिक्शन डॉट लाइक, रिस्ट्रिक्शन डॉट मैच एंड। तो मैं नॉट एंड, और इसके अंदर ही और भी मेथड होते थे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, और ऑर्डर करने के लिए बल्कि ऑर्डर वाली क्लास होती थी, ऑर्डर बाई ऐसे करके होती थी। लेकिन अब तो चीज़ें थोड़ा बदल गया है, तो इसीलिए उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। हम्म। तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि हाइबरनेट 5 डॉक के हिसाब से रिकमेंडेड टू यूज जकार्ता डॉट पर्सन जेपीए अंडर दिस तो शेयर कॉन्टेक्ट दिस क्राइटेरिया, इसको आप यूज करिए, क्योंकि जो क्रिएट क्राइटेरिया दैट इज रिटर्निंग दिस, अब ये जो है ये नो इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्सटेंडिंग दिस ये बता रहा है, मतलब कुल मिला जुला के खत्म कर दिया है कहानी भाई। तो कहानी खत्म कर दिया है, तो भाई आप चीज़ें अपने हिसाब से सेट करिए, क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट निकालिए, क्राइटेरिया बिल्डर के ऊपर क्रिएट मेथड चलाइए, और फ्रॉम से आप अपना डेटा निकाल लीजिए। फिर उस डेटा के ऊपर इक्वल अगर आपको यूज़ करना है, वेयर यूज करना है, जो जो चीज़ें यूज करनी है वो यूज करते रहिए, जो कि सही चीज़ नहीं है। पहले भी बड़ा अच्छा तरीका था, पहले वो ट्रेडिशनल तरीका था, हम लोग यूज़ करते थे, बड़ा सिंपल था। अभी इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, डॉट करके और भी देखते हैं और कौन कौन से मेथड हैं। जैसे टाइप है, गेट रिस्ट्रिक्शंस हो गया, गेट पैरामीटर हो गया, हैविंग हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया। अब जैसे ऑर्डर बाई, आप ऑर्डर बाई यूज करिए। अब ऑर्डर बाई में क्या पैरामीटर जा रहा है, देखिए ऑर्डर जा रहा है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर हमारे यहाँ एक इंटरफेस होता है, तो ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, कंट्रोल स्पेस करेंगे। देखिए ये वाला ऑर्डर यूज करेंगे, कौन सा, देखो एक हाइबरनेट का ऑर्डर है, ये जकार्ता का ऑर्डर है, क्राइटेरिया का ऑर्डर है। तो हाइबरनेट वाला यूज कर लेते हैं। तो इस ऑर्डर के ऊपर डॉट, देखो ये रिवर्स, देखो असेंडिंग, ये देखो डिसेंडिंग, ये सब दिख रहा है आपको। तो अगर आपने असेंडिंग कर दिया तो असेंडिंग में आ जाएगा। AST कर दिया। अब AST में किसका, किस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का करना है, अगर आप असेंडिंग करोगे तो आपको एलिमेंट भी बताना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं मान लो कि ऑर्डर, थोड़ी देर के लिए मैं ऑर्डर हाइबरनेट का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं जकार्ता वालों का करता हूँ, मतलब मैं ऑर्डर ये यूज़ कर लेता हूँ, परसिस्ट वाला। तो इसके अंदर क्या है, बस ऑर्डर डॉट क्लास आप पास कर पाओगे, वो नहीं पास कर पाओगे। तो यही चीज़ें हैं, जब आप यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें किस इंटरफेस में दी गई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं, वो मैटर करता है। तो ये जो है हाइबरनेट के अंदर ये मैकेनिज्म था कि ऑर्डर क्लास के ये सब मेथड्स थे, कि अगर आपको असेंडिंग करना है तो असेंडिंग डाल दो, बस एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सेट होके आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे आईडी या जो भी जिसके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग सेट करना है वो आपको बताना पड़ता है। तो क्राइटेरिया क्वेरी कुल मिला जुला के क्या है, अच्छा किसके बेसिस पे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो जैसे मुझे नेम के बेसिस पे करना है, तो मैं बस यहाँ नेम लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो नेम के बेसिस पे मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सेट करके लाना है। लेकिन भाई ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है ये जकार्ता का मेथड है, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल दिस ऑर्डर आर्गुमेंट। तो यही समस्या हो गई, समस्या ये हो गई समस्या ये हो गई कि ये जो असेंडिंग हम लिख रहे हैं, ये हमारा, ये हम यूज़ कर रहे हैं हाइबरनेट का ऑर्डर, और इसके अंदर जो जाना चाहिए पैरामीटर वो जकार्ता वाला जाना चाहिए, तो इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं तो ये पहले का केस होता तो चल जाता। तो यही चीज़ें हैं।
तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है ये आप होपफुली समझ पा रहे होगे। क्राइटेरिया का मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर सकते हो, डेटा जब फेच कर रहे हो तो डेटा को फेच करते टाइम पे अपनी क्राइटेरिया अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि डेटा आपको कैसे चाहिए, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, नॉट चाहिए, इन चाहिए, कैसा चाहिए। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की कंडीशंस आप सेट कर सकते हो। डिस्टिंक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, दीज आर द क्राइटेरिया। तो ऑर्डरिंग चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो अलग अलग तरह के क्राइटेरिया जो है आप अपने डेटा में सेट करा सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे फ्रॉम में बस यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम एम्प्लॉय, बस मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय का डेटा दिखा देना है। ठीक है, तो बस मैं इसका डेटा यहाँ पे एज इट इज दिखा दे रहा हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉय हमने लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। क्या होगा भाई, फ्रॉम एम्प्लॉय में मुझे लग रहा है लिखना पड़ेगा मुझे एम्प्लॉय डॉट क्लास, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉट क्लास 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 टाइप का पैरामीटर ले रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा। बस हो गया। अब अगर ऐसा लिख दिया, अब उसके बाद हमें डेटा अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे क्राइटेरिया को पता चल गया कि मुझे एम्प्लॉय क्लास से डेटा निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो मैंने डेटा निकालने के लिए अब क्या करूंगा, क्राइटेरिया के ऊपर मेथड चलाऊंगा जी, लिस्ट विस्ट चलाऊंगा क्या, तभी तो डेटा आएगा। लिस्ट, गेट लिस्ट चलाऊं, टू लिस्ट चलाऊं, गेट ऑर्डर चलाऊं, रुको यहीं पे लिखा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ पे किया हुआ था। तो सीधे जो है ये क्या कर रहा है, क्रिएट क्वेरी इसके ऊपर से चला दे रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, तो वो जो क्रिएट क्वेरी मेथड है वो डिप्रिकेट क्यों हुआ, अब मुझे याद आ गया। ठीक है ना भाई, अब याद आ गया वो दिन। ठीक है, क्योंकि जब यूज़ करते हैं तो चीज़ें याद आती रहती है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे क्राइटेरिया के ऊपर से आपसे फिर से क्रिएट क्वेरी मेथड चलाना पड़ेगा। क्रिएट क्वेरी मेथड ना ना, क्राइटेरिया के ऊपर नहीं, इसके ऊपर चलाना पड़ेगा भाई, सेशन के ऊपर, सेशन के ऊपर फिर से, सेशन के ऊपर फिर से आप जो है क्रिएट क्वेरी मेथड चलाइए। तो ये सेशन है, और सेशन के ऊपर से क्रिएट क्वेरी मेथड चलाइए। यही तो था, क्रिएट क्वेरी। अच्छा, जब सेशन के ऊपर क्रिएट क्वेरी हम चला रहे थे तो पहले वो कटा हुआ आ रहा था है ना, पता है क्यों आ रहा था कटा हुआ, वहां पे भी जो आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमें कैसा लिखना चाहिए था, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे जो वो कटा हुआ आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमें ये लाइन लिखनी थी, ये लाइन लिखनी थी, बता रहा हूँ, बड़ा हो जा भाई। जैसे क्रिएट क्वेरी डॉट, और यहाँ पे ऊपर हमें लिखना था डॉट गेट रिजल्ट, ऐसे गेट फर्स्ट रिजल्ट या गेट और रिजल्ट, गेट रिजल्ट सेट, ऐसे करके ये लाइन लिखना था। तो जब हम इस वाले लाइन को लिखेंगे, ठीक है, गेट रिजल्ट, नहीं यार कटा हुआ तो अभी भी दिखा रहा है, नहीं नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्वेरी में होल्ड कर रखा है ना भाई। तो गेट रिजल्ट जब हमें देगा ये, तो गेट रिजल्ट जो है ये क्या रिटर्न करता है, तो भाई इसको असाइन करना चाहता हूँ मैं एक वेरिएबल में, ऐसे तो कुछ था भाई, असाइन नहीं हो रहा है क्यों। गेट रिजल्ट क्या देगा, लिस्ट ही तो देगा। गेट रिजल्ट का भी रिटर्न टाइप क्वेरी ही है, तो क्वेरी ही दे रहा है भाई, ये भी क्वेरी दे रहा है। तो कह रहा है कि आप इसको इसमें टाइप कास्ट करिए, लेकिन है तो, कर तो दिया है हमने, क्वेरी को एम्प्लॉय में टाइप कास्ट करो, कर तो दिया है मैंने। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं, लग रहा है ये चीज़ नहीं है, सॉरी सॉरी, है ना। चलो फिलहाल तो क्रिएट क्रिएट क्वेरी के अंदर देखिए, क्रिएट क्वेरी जो मेथड होता है ना, क्रिएट क्वेरी जो मेथड होता है, क्रिएट क्वेरी मेथड के अंदर आप यहाँ पे नॉर्मली स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप अपनी क्राइटेरिया अपडेट भी डाल सकते हो, क्राइटेरिया क्वेरी भी डाल सकते हो, और डिलीट क्राइटेरिया भी डाल सकते हो, और नॉर्मली क्वेरी भी डाल सकते हो। तो जो नॉर्मल क्वेरी है वो तो रिकमेंड नहीं करा जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्राइटेरिया क्वेरी है। तो हम यही क्राइटेरिया क्वेरी जो है अपनी क्वेरी को दे देंगे। ठीक है भाई, तो अब ये कटा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब इनका रिकमेंडेड अप्रोच होगा, ये कह रहे होंगे कि आप क्रिएट क्वेरी जो है वो डायरेक्ट वाला जो है तरीका वो मत यूज करो, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, हमें क्रिएट क्वेरी कौन सा अप्रोच यूज करो, जिसमें आप क्राइटेरिया पास करो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ऐसे क्राइटेरिया पास करो, और उसके ऊपर से डॉट टू रिजल्ट सेट या गेट रिजल्ट लिस्ट करके, गेट गेट रिजल्ट
लिस्ट करके आप यहाँ से उसका लिस्ट निकालो, लिस्ट ऑफ डेटा निकालो, ऐसे निकालो। तो अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? पहली बात तो मुझे पहले क्रिएट क्वेरी एरिया करके क्वेरी नहीं चलाना पड़ेगा, क्वेरी के ऊपर डॉट लिस्ट नहीं चलाना पड़ेगा। एक ही लाइन में डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट लिख दिया तो मुझे सीधे लिस्ट ऑफ डेटा मिल जाएगा। अब लिस्ट ऑफ डेटा मिल जाएगा तो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर से फॉर ईच चला देंगे और हमें सारा डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। लिस्ट डॉट फॉर ईच चला देंगे, कंट्रोल स्पेस करके यहाँ पे टी हाइफन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहीं पे टी डॉट और टी डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, जो भी उस स्टूडेंट एम्प्लॉय जो भी होगा उसका नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है कि they are not recommending that create criteria which taking the string parameter. Instead of that string parameter, we should take that criteria. क्राइटेरिया पास करिए उसके अंदर। अब क्राइटेरिया में अभी हमने क्या क्राइटेरिया दिया है कि फ्रॉम एम्प्लॉय का डेटा बस लेके आना है बस, और कुछ क्राइटेरिया भी दिया नहीं है। तो और भी क्राइटेरिया इसके अंदर आप डाल सकते हो, जो मैंने आपको भी दिखाया वो करना पड़ेगा भाई। तो ये चीज़ है भाई। तो क्या स्ट्रिंग वाला हम यूज ही नहीं करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, है ना, स्ट्रिंग वाला यूज नहीं करेंगे, क्राइटेरिया ही बार बार पास करेंगे, ये इसके कहने का मतलब है। देखो यहाँ पे भी ऐसे फेच करा के लाया है। ओके भाई, पैरामीटर वगैरह भी सेट कर ही सकते हैं डेटा, हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है। अगर आप कोई डेटा डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट क्राइटेरिया भी यहाँ पे डाल सकते हो। तब तो ये लंबा काम हो गया, क्राइटेरिया से थ्रू अगर आप निकाल रहे हो डेटा कर रहे हो तो लंबा काम हो गया ना। पहले तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे थे, पहले क्राइटेरिया बिल्डर चलाओ, बिल्डर के ऊपर क्रिएट क्राइटेरिया चलाओ, फिर उसके बाद क्रिएट क्राइटेरिया के केस में किस 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 पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा आपको लेके आना है या कैसे लेके आना है वो क्राइटेरिया सेट करो। अभी देखो मैंने क्राइटेरिया में बस ऐसे लिख दिया, ये मुझे लग रहा है कि ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रॉम फलाना डिमाका, ये बस ऊपर बताया हुआ है ना तो समझ जाएगा, समझ जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ लिखना पड़ेगा भाई, इलीगल आर्गूमेंट बता रहा है, कह रहा है नो क्वेरी रूट स्पेसिफाइड। ओके, तो ये फ्रॉम वाला कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, तब वो समझ पाएगा कि अच्छा हाँ मुझे इससे यहाँ से ऐसे डेटा लेके आना है। अच्छा अगर मैं फ्रॉम नहीं बताऊँ तो और भी तो कुछ बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, तो यहाँ पे और क्या क्या मैं बता सकता हूँ उसके हिसाब से डेटा फेच करके लेके आएगा। जैसे फ्रॉम एंटिटी बताइए या तो क्लास बताइए, दोनों में से कुछ सेट करिए। अगर फ्रॉम नहीं बताना चाहते हो तो डिस्टिंक्ट करिए या गेट करिए या गेट ग्रुप लिस्ट करिए या गेट ऑर्डर लिस्ट कर दीजिए। तो चलिए मैंने गेट ऑर्डर लिस्ट कर दिया, गेट ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और के साथ में ये भी कर दिया, तो मुझे एम्प्लॉय का ऑर्डर लिस्ट रिटर्न करके दे देगा, राइट। ऑर्डर डेटा, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड डेटा रिटर्न करके दे दिया इसने पूरा। तो और भी तरह के अलग अलग तरह के क्राइटेरिया भाई, इसको अब ट्राई करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, क्योंकि इन्होंने नियम बदल दिया अभी, चीज़ें थोड़ा I-186 में चीज़ें बदल दिया है पूरा एकदम, ठीक है। तो पूरा क्राइटेरिया की ख़त्म ही कर दी कहानी, रिस्ट्रिक्शन लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगा के डेटा फेच करो, ठीक है, टाइप लगा के डेटा फेच करो, डिस्टिंक्ट लगा के डेटा फेच करो, इक्वल सब सेलेक्ट ऑर्डर। मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर को कैसे यूज करेंगे, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर टाइप का पैरामीटर जाता है, तो अगर हम बाई ऑर्डर कर देंगे तो इसके अंदर हम ऑर्डर पास नहीं कर पा रहे हैं भाई। अब देखो इसमें कौन सा ऑर्डर यूज करूँ, ऑर्डर के अंदर फिर वो देखना पड़ेगा वही सारा चीज़, कि अब R&D करना पड़ेगा कि किस में कौन सा डेटा कैसे कैसे जा रहा है। तो ऑर्डर ये वाला यूज़ करोगे और ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर डॉट क्लास हमने लिख दिया बस। ऑर्डर डॉट क्लास लिखने से तो समझ नहीं पाएगा ना भाई, इसीलिए ऑर्डर बाई करके आपको ऑर्डर बाई में यहाँ पे लिस्ट देना पड़ेगा, लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑर्डर मांग रहा है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, तो लिस्ट निकाल के डालना पड़ेगा इसके अंदर। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर दिया है भाई, थोड़ा घुमा दिया है। अगर पहले तो बड़ा आसान होता था, अगर हम लेस देन वाला है क्या कुछ, ग्रेटर देन GT, GT LT, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है भाई।
पहले होता था यार, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, हैविंग वेविंग तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं रही होगी, वो थोड़ा सिंपल था समझाने समझने में भी। और भी तरीके हैं जो एक्सपोज कर सकते हैं इसमें, देखना आप। बाकी चीज़ें मैं आपको बता भी दूंगा आगे आगे वाले क्लास में। तो ये क्या हो गया भाई, क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया आप चला सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया एचक्यूएल, मैंने आपको बताया एचसीक्यूएल। तो एचक्यूएल और एचसीक्यूएल में क्या अंतर है? तो एचक्यूएल में नॉर्मल क्वेरी चलाते हैं और एचसीक्यूएल में आप क्राइटेरिया क्वेरी चलाते हैं। क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया में कैसे कि आप ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं, ऑर्डर डॉट असेंडिंग, ऑर्डर डॉट डिसेंडिंग, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो भैया जब आप क्राइटेरिया ही नहीं रहा तो प्रोजेक्शन कहाँ से रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया के अंदर ही हम प्रोजेक्शन सेट कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया के ऊपर ही हम प्रोजेक्शन सेट करते थे। अब हमारे पास क्राइटेरिया रहा नहीं, अब हमारे पास उसके जगह पे आ चुका है क्राइटेरिया क्वेरी, या होगा कहीं होगा तो वो भी मैं देखूंगा कि कैसे आ सकता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं होगा। तो डॉट करके अब ऐड प्रोजेक्शन भी हम नहीं सेट कर सकते कहीं से, सेट प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन भी एक कंसेप्ट होता था, लेकिन प्रोजेक्शन होता किस लिए था वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन, लेकिन ये प्रोजेक्शन दूसरी जगह दिख रहा है। तो प्रोजेक्शन जो होता था वो कॉलम वाइज डेटा फेच करके लाने के लिए होता था। जैसे आप वैसे यूजुअली रो वाइज डेटा फेच करके तो लेके आते हो, लेकिन प्रोजेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर कॉलम, और कॉलम के बेसिस पे डेटा फेच करके लेके आता था। कि जैसे मुझे किसी नेम का डेटा फेच करके लाना है जिसकी मैचिंग मिले, तो उसके लिए यूज होता था, राइट। तो फिलहाल इसे करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ हाइबरनेट की कैशिंग मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, है ना। फिर आगे बात करते हैं, सर ठीक है भाई। हाइबरनेट चलेगा? हैं